अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्लासिक एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ गया है क्लासिक ईद स्पेशल कंप्लीट नावल दिल तुम पे हारे। आई होप कि आपको ये नावल पसंद आएगा और आपका दिन खुशगवार गुजरेगा। तो चलते हैं नावल की तरफ। दिसंबर की सर्द हवाएं उसके नाजुक बदन में बेवसा हो रही थीं। बादल चांद के साथ अटखेलियाँ करने में मसरूफ़ थे और वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज होकर अपने कमरे में बेड पर बैठी एक लफ्ज़ मोहब्बत नावल पढ़ रही थी, जब एकदम से कोई धड़ से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और आते साथ उसके बेड पर धम से बैठ गया। विशा की बच्ची, तू यहाँ मज़े से बैठी नावल पढ़ रही है और नीचे तेरे रिश्ते वाले आए हुए हैं। जोया ने उसके हाथ से नावल की किताब छीन कर कहा। क्या फिर से? ओ गॉड, अब कौन आ गया? पलवशा ने चीख कर कहा। वो कल शादी में जो आंटी मुझसे पूछ रही थी ना कि तूने कहाँ तक पढ़ा है, वही अपने भांजे का रिश्ता तेरे लिए लेकर टपकी हुई है। बहुत ही कोई फास्ट एंड फ्यूरियस निकली भाई ये तो। जोया ने सर पर हाथ मार के कहा, जबकि पलवशा का दिल किया नीचे जाके उन लोगों के मेहमान होने का भी लिहाज नहीं करे और टिका के सुना दे, लेकिन वो सुना नहीं सकती थी, मजबूर थी। लेकिन अब उसकी बर्दाश्त भी जवाब देने लगी थी, क्योंकि उसके आए दिन रिश्ते आने लगे थे। तैश में आकर वो उठी और कमरे से बाहर निकली। जोया भी उसके साथ ही बाहर निकली। गुस्सा इतना आ रहा था कि उसे सामने आई हर चीज़ आग जैसी लग रही थी और वो उस आग को पार करते हुए नीचे जा रही थी। वो शालीमार एक्सप्रेस की स्पीड को मात देते हुए आगे बढ़ रही थी जब ही सामने से आती फरियाल से ज़ोरदार टक्कर हो गई उसकी। ओए, सर तोड़ दिया मेरा विशा चुड़ैल, होश कर। फरियाल ने अपना सर थामते हुए दुहाई दी। देख फरी, अभी मुझे मत रोक। आज मैंने इन रिश्ते वालों को एक डोज देने का सोच ही लिया है। बस अब कुछ ना कुछ तो लाजमी ऐसा करना है कि फिर जिससे कोई मेरे लिए रिश्ता लेकर ही ना आए। पलवशा ने गजबनाक तेवरों से नीचे लाउंज में देखते हुए आसीन चढ़ाते कहा। लेकिन तू करेगी क्या? सुनाएगी उनको जाके? इससे क्या होगा? उल्टा तुझे ही डांट पड़ जाएगी अम्मी, बड़ी अम्मी से। अगर सबक ही देना है तो कोई ऐसा सबक दे जो इन लोगों को याद भी रहे। जोया ने उसके सर पर चपत मार के कहा। तो क्या करूं? तुम दोनों दो ना कोई आइडिया। उसकी बात पर वो बिल्कुल झाग की तरह बैठ गई और मीसनी सी शक्ल बना के बोली। और जोया और फरियाल को भी साख्ता उस पर रहम आ गया। फरी उन दोनों को लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उन तीनों के कमरे साथ साथ ही थे। पहले पलवशा का कमरा था, फिर जोया का और उसके बराबर में फरियाल का। वो दोनों फरी के पीछे पीछे उसके कमरे में चल दी। अंदर जाके फरी ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और पलवशा को ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा किया। आईने में उसका सरापा नमूदार हुआ। बड़ी बड़ी शहद रंग आँखें, उन पर लंबी पलकों की चिलमन, कंधे पर झूलते लंबे बालों की चोटी जिसमें से लेयर्स कटिंग की वजह से कुछ बाल निकल रहे थे, गुलाबी से होठ और सुर्खी माइल गाल। और जो चीज़ उसके चेहरे को मज़ीद पुरकशिश बनाती थी वो था उसके चेहरे का तिल, जो उसके होठों के एन नीचे था। उसको ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बिठाकर फरी ने अलमारी से कल ही उनकी मासी सकीना ने जो उसको चंबेली का तेल ला कर दिया था वो निकाला। तेल की बोतल लेकर वो उसके पास आई और उसके बाल खोले। चोटी खुलने से लंबे सिल्की बाल कंधों पर फैल गए। फिर उसने आधे तेल की बोतल उसके बालों में उलट दी। उस चमेली के तेल की अजीब व गरीब सी स्मेल नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए उसने फ़ौरन से मुंह पर कपड़ा रखा। जोया ने भी फ़ौरन से दुपट्टे से नाक ढकी। एक पलवशा ही थी जिसको जब्त से काम लेना पड़ा। तेल अच्छी तरह उसके बालों में चपड़ के फरी ने उसके बालों की 2 चोटियाँ बांधी। उसके बाद उसने सबसे तेज़ खुशबू वाला इत्र निकाला। अच्छी तरह वो इत्र उसके कपड़ों पर मलकर फरियाल ने वापस रखा। उसके बाद भर भर के काजल उसकी आंखों में डाला और सबसे आखिर में उसने काजल से एक बड़ा सा तिल उसके गाल पर बनाया। अब वो बिल्कुल तैयार सी उनके सामने खड़ी थी। जोया इतने में किचन से लाल शरबत बनाकर ड्राइंग रूम में जाने की बजाय ऊपर ही ले आई। अब उन्होंने पलवशा को पहनाया एक अदद मोटे फ्रेम वाला चश्मा। ये चश्मा फरियाल ने कॉलेज के एक ड्रामे में पार्ट लेते हुए पहना था। दोनों ने अच्छी तरह उसको प्लान समझाया और फिर तीनों नीचे बढ़ीं। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पहुंचकर पलवशा ने ट्रे एक हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ उन दोनों के आगे फैलाया। उसको देखकर फरी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और फिर जोया ने। फिर तीनों ने हाथ पर हाथ रखकर बेस्ट ऑफ लक कहा और वो दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती हुई अंदर बढ़ गई। अंदर जाकर उसने बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया तो सब चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसकी ऐसी हालत देखकर रुबाब बेगम का दिल किया कि अपना सर ही पीट लें, जबकि सुमैरा बेगम ने मुंह नीचे करके अपनी हंसी छुपाने की नाकाम कोशिश की।
दादी ने ऐनक दुरुस्त करके ऊपर से नीचे तक उसका जायज़ा लिया और वहाँ मौजूद मेहमानों का तो हाल ना ही पूछो क्या हुआ। जो खातून कल उन लोगों से शादी में मिली थी, उन बेचारी के कुछ बोलने के लिए खुले गए लब खुले के खुले ही रह गए। ऐन मुमकिन था कि कोई मक्खी उनके मुंह में चली जाती, जिस हिसाब से वो फटी आंखों से पूरा मुंह खोलकर उसे घूर रही थी, जबकि उनके साथ आने वाले लोग उसको ऐसे देखने लगे जैसे कोई एलियन देख लिया हो। उसने दिल ही दिल में उनकी हालत से महजूज होते हुए फरियाल को खूब शाबाशी दी और मुस्कुरा कर दांतों की नुमाइश करते हुए उन मेहमानों के करीब बढ़ी। एक एक करके सबको शरबत दिया, लेकिन जब लड़के के करीब पहुंची तो घबराने की भरपूर एक्टिंग शुरू करते हुए हाथ हिलाने लगी, जैसे घबराहट से हाथ कपकपा रहे हों। इसी हिलने जुलने में जिस बात का लड़के को डर लग रहा था, उसने वो कर दिखाया और सारे का सारा शरबत लड़के पर उलट दिया। व्हाट द! लड़के ने बमुश्किल खुद को कुछ सख्त कहने से रोका और इंतहाई खतरनाक तेवरों से उसको घूरा, गोया घूरियों से ही निगलने का इरादा रखता हो जैसे। ओह सॉरी सॉरी जी, वो जी मुझे ना बहुत घबराहट होती है जब कोई ऐसे दीदे फाड़ के मुझे घूरे, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा जी। पलवाशाह ने मासूमियत से आंखें पटपटा के उसको देखते हुए कहा। वो बेचारा उस वक्त को कोसने लगा जब वो अपनी इतनी अहम मीटिंग मुलतवी करके यहाँ आया था। वो उसको टिश्यू पकड़ाकर धप से रुबाब बेगम के बराबर में बैठ गई और साथ साथ दुपट्टे का कोना मुंह में लेकर चबाने लगी। रुबाब बेगम का दिल किया अपनी लाडली को इस शानदार एक्टिंग पर इनाम के तौर पर 2-4 हाथ जड़ ही दे। बमुश्किल अपनी इस ख्वाहिश को दिल में दबाकर उन्होंने सख्त नज़रों से उसे देखा, मगर मजाल है जो विशा पर ज़रा भी असर पड़ा हो। बेटी, कल तो तुम्हारे चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो फिर आज? उन खातून के साथ आए लोगों ने जब इस अजूबल लड़की को देखा तो उनको घूरने लगे जो ये एंटीक पीस दिखाने लाई थी। उन सब की खश्मगी नज़रों से बौखलाकर उन्होंने परवशा से पूछा, वो जी आंटी जी, कल तो मैं वो ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई थी ना जी, इसलिए बस चश्मे की जगह वो जो बनी बनाई आंखें मिलती हैं ना बाज़ार से रेडीमेड, बस वही लगाई हुई थी। अरीशा ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए 60s की हीरोइन को भी पीछे छोड़ दिया। उसकी इस कदर शानदार एक्टिंग पर बाहर दरवाजे से कान लगाए खड़ी फरियाल और जोया का हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। हाल तो खैर अंदर मौजूद आवाम का भी बुरा हुआ था। आखिर को आज के ज़माने में ऐसे शाहकार पीस देखने को मिलते ही कहाँ हैं। खाला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग जब इस एंटरटेनमेंट शो से फारिग हो जाएं तो आप ही के साथ घर चली जाइएगा। लड़के ने लगता है शरबत में नहाने को शदीद दिल पर ले लिया था, इसीलिए फ़ौरन खड़ा हुआ, सबको इग्नोर करके सिर्फ अपनी खाला को मुखातिब करके बगैर किसी की भी तरफ देखे बाहर की जाने पड़ गया। बाहर निकल के जब उसने फरियाल और जोया को देखा तो माथे पर तेवरी चढ़ाए तेज़ी से आगे बढ़ गया। अभी वो लॉन अबूर करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था कि सामने गेट से स्पोर्ट्स बाइक पर एक लड़के को आते हुए उसने देखा। वो लड़का उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इस वक्त वो अपने ख़राब कपड़ों और वक्त ज़ाया होने की वजह से इतना शदीद झंझाया हुआ था कि सर झटक कर गाड़ी में बैठा और गाड़ी जन से भगा ले गया। माशाल्लाह बेटी बहुत प्यारी है आपकी। हम लोगों को इजाज़त दीजिए, अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह सोच के आप लोगों को जवाब देंगे कोई। रिश्ते वाली खातून ने बमुश्किल अपने जज्बात पर कंट्रोल करके चाय का कप सेंटर टेबल पर रखा और जाने के लिए खड़ी हो गई। उनकी देखा देखी उनकी बहू, बेटा और बेटी भी खड़े हो गए। रुबाब बेगम तो पहले ही अपनी सपोतरी के रिकॉर्ड तोड़ एक्टिंग से शर्म से पानी पानी हो रही थी, इसलिए माजरत ख्वाहाना नज़रों से उन लोगों को देखते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गई। और जब वापस आई तो उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे कि जिन्हें देख के विशा ने बमुश्किल थूक निगला। मुझे बता दो, आज तुम मुझे बता ही दो विशा कि आखिर तुम्हारे ये तमाशे कब ख़त्म होंगे। आखिर तुम कब बड़ी होगी, ये बचपना कब छूटेगा तुम्हारा। तुम हर एक के सामने मुझे शर्मिंदा करवाती हो। कब तक तुम्हारी ड्रामेबाजियाँ चलेंगी ये? बोलते बोलते उनका सांस फूलने लगा था। उनकी हालत देखकर सुमेरा चची आगे बढ़ी और उन्हें सोफे पर बिठा के पानी का गिलास दिया। विशा सर झुकाए मिस्कीन सी शक्ल बनाए अपने नाखून कुतरने लगी। वो भी क्या करती, वो अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करवाना चाहती थी। बाबा के बाद उसके पास उसकी एक माँ ही तो थी जो उसकी कुल कायनात थी, पर वो कैसे किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती, जबकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई बड़ा जमान था। बहू, तुम अपनी हालत गैर ना करो, क्यों परेशान होती हो जाएगा रिश्ता जहाँ नसीब में होगा।
अभी बच्ची है ये, इसकी कौन सा उम्र निकली जा रही है जो तुम इतनी परेशान रहने लगी हो। और इस उम्र में अगर ये शरारतें नहीं करेगी तो क्या बुढ़ापे में करेगी। अरे चुड़ियाएँ अपने आंगन में नहीं चहचहाएंगी तो कहाँ चहचहाएंगी। दादी ने हमेशा की तरह पोती की साइड लेते हुए उसे अपने साथ बिठाया। उन्हें अपनी तीनों पोतियों से बेइंतहा मोहब्बत थी। उनकी जान बसती थी अपने आंगन की तीनों चूड़ियों में। अल्लाह ने उन्हें पोता नहीं दिया था, लेकिन उन्हें कभी इस चीज़ का शिकवा नहीं रहा। उनके लिए उनकी पोतियाँ ही बहुत थीं। अब माँ कैसे फिक्र ना करूँ, इसके इतने रिश्ते आते हैं, हर बार ये कोई ना कोई रोना डालकर रिश्ते से इनकार करवा देती है। मुझे डर लगता है इतने रिश्तों से इनकार करना नाशुक्री में ना आ जाए। फिर मेरी ज़िंदगी का भी क्या ही भरोसा है। आज हूँ कल की क्या खबर, रहूँ ना रहूँ। इकलौती बेटी है, मेरे भी अरमान है इसको दुल्हन बना देखने के। और फिर अब तो खैर से इसकी तालीम भी मुकम्मल हो गई है। रुबाब बेगम शदीद रंजीदा थीं। ग्लास दूर धकेल के अंदर आते सारिम ने अपने सामने बैठी अपनी रुबाब फुप्पो को देखा और उनके सामने सर झुकाए खड़ी विशा को देखा तो फ़ौरन सारी सूरत हाल समझ गया। उसका दिल डूब सा गया था विशा का सर झुका देखकर, क्योंकि वो सर उसकी वजह से झुका हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फूफो जानी? दादू ने आप सबके लिए फेनी और ये सारी चीज़ें भिजवाई हैं। सारिम बाबा से बुलंद सबको सलाम करके हाथ में मौजूद तमाम शॉपर्स को सेंटर टेबल पर रख कर रुबाब बेगम के पास बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी खैरियत पूछने लगा। जिनकी औलाद उनकी नाक में दम करके रख दे, कैसे होंगे वो माँ बाप भला? रुबाब बेगम ने दांत पीस कर विशा की तरफ देखकर कहा, जिस पर सारिम ने उसको नज़रों के हसार में लिया। और जब सारिम ने विशा की शिकवागुना नज़रों में देखा तो उसका दिल किया खुद को किसी ऊंची पहाड़ी से धक्का दे दे। विशा ने अपने सामने बैठे सारिम को घूरा और सर झटक कर किचन में चली गई। बेशक उसे सारिम हैदर से शदीद मोहब्बत थी, लेकिन ख़राब मूड में तो महबूब भी जहर लगता है। अपने मूड को ठीक करने का उसके पास एक ही तरीका था और वो था नूडल्स। वो जब भी ख़राब मूड में होती तो नूडल्स खाती। नूडल्स से उसे इश्क था। पकौल उसके वो खाकर उसका दिल बाग बाग हो जाता था। उसने सॉस पैन में पानी भर के चूल्हे पर चढ़ाया और कैबिनेट से नूडल्स निकाले। दिखने में वो धान पानसी थी, पर नूडल्स वो एक वक्त में 2 पैकेट से कम नहीं खाती थी। चूल्हे पर चढ़े खौलते हुए पानी की तरह उसका दिमाग भी खौल रहा था। पैन में नूडल्स का टेस्ट मेकर मसाला और नूडल्स केक डालकर वो चम्मच से उसे हिलाने लगी। आज अगर चांद हो जाता तो कल पहली रमज़ान होगी। कल से उसने फर्म भी ज्वाइन करनी थी, जहाँ उसको आर्टिकलशिप करनी होगी अगले 3 साल तक। उसने सीए किया था और जिस कंपनी में उसने कल से आर्टिकलशिप शुरू करनी थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फर्म थी। अपने दिमाग को सारिम और रिश्ते वालों की तरफ से हटाकर उसने कल का शेड्यूल अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया और साथ साथ सॉस पैन से नूडल्स कांच के बाउल में उंडेलने लगी। सॉस पैन खाली करके वो उससे सिंक में रखने बढ़ी तो किचन में एक जानी पहचानी सी खुशबू और किसी की मौजूदगी का एहसास करके वो पीछे मुड़ी, जहाँ सारिम उसका नूडल्स का बाउल हाथ में लेकर किचन टेबल पर बैठ गया था। खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे नूडल्स को खाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। सारिम, अपनी शक्ल गुम कर लो तुम, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्से से दांत पीसी वो सारिम की तरफ बढ़ी, पर वो भी ढीठ बना मज़े से नूडल्स खाने लगा। तुम भी तो मेरी ही हो, तो फिर ये नूडल्स भी मेरे हुए। सारिम की बात ने उसे मज़ीद आग लगा दी थी। नहीं हूँ मैं तुम्हारी। जिस दिन ये बात अपनी माँ के सामने कहने की हिम्मत ले आओ ना, उस दिन समझना मुझे अपना। तुम्हारी बुज़दिली के नताइज मुझे भुगतने पड़ते हैं सारिम। तुम मामी से इतना डरते हो कि उनसे अपनी पसंद बयान नहीं कर पा रहे, और यहाँ मैं अपनी माँ को रोज़ नाराज़ करती रहती हूँ, आए दिन आने वाले रिश्तों को भगा के। ऐसा कब तक चलेगा सारिम? मामा कब तक वेट करेंगी? वो बहुत आजिज़ आ चुकी हैं अब मेरे ड्रामों से। वो मेरा रिश्ता करना चाहती हैं, तुम कब करोगे बात मामू मामी से? बिलाखिर वो फटी पड़ी सारिम पर। विशा, मैं कैसे अभी अम्मी और बाबा से बात कर सकता हूँ? तुम जानती हो अच्छे से कि अम्मी और पप्पू की बनती नहीं है, और मैं अभी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जा सकूँ। मुझे उनके सामने अपनी पसंद के लिए खड़ा होने के लिए इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे थोड़ा वक्त दरकार है। तुम पप्पू को समझाओ, अभी तुम्हारी एज इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी परेशान हो रही है तुम्हारे लिए। सारिम ने हर बार का बोला हुआ अपना जुमला दोहराया, जिसे पलवशा कम से कम 300 बार तो सुन ही चुकी थी। हाँ हाँ, बस मैं अपनी मामा को समझाती रहूँ, रिश्ते वालों को फेस करती रहूँ, और तुम नन्हे चूजे बने रहो, जो ग्रेजुएशन के बाद भी सो कॉल्ड डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पर।
विशा ने तप के जवाब दिया और उसकी बात पर सारिम ने बाउल टेबल पर रखा और उसे सर निगाहों से देखने लगा। ठीक है, कर लो फिर किसी बहादुर से रिश्ता, छोड़ तो मुझ जैसे इस बुज़दिल को सोचना। उसने इंतहाई सर लहजे में विशा को कहा और विशा का दिल किया उसे वाकई एक खींच कर दे मारे। सारिम हैदर मोहब्बत तो करना जानता था, लेकिन उस मोहब्बत को दुनिया के आगे तस्लीम करना नहीं जानता था। उसमें अपनी मोहब्बत के लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा किया कि मशवरा दे दिया, अब यही करूँगी, अब नहीं इनकार करूँगी किसी रिश्ते से। उसने सारिम की बात से आंखों में आई नमी को मुंह मोड़ कर छुपाते हुए चरखते हुए जवाब दिया, और जब गहरी सांस भरकर पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ सारिम मौजूद नहीं था, वो जा चुका था। पलवशा ने बेबसी से सर झटक कर बाउल सिंक में रखा और किचन से निकलकर लॉन में आकर दादी के पौधों के पास बैठ गई। पलवशा यूसुफ, जो हर प्रॉब्लम का चुटकी बजा के हल निकाल लेती थी, वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के आगे शदीद बेबस थी। उसके अपने मामूजाद सादिम हैदर से बचपन से ही अच्छी दोस्ती रही थी। बचपन में जो दोस्ती रही वो जवान होते होते कब मोहब्बत में बदल गई उसे खबर ही ना हो सकी। लेकिन ये मोहब्बत उसके लिए किसी आजमाइश से कम नहीं थी, क्योंकि उसकी मामी सारिम की माँ अपनी नंद रुबाब बेगम को पसंद नहीं करती थी। वो रुबाब बेगम की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, पर रुबाब बेगम ने यूसुफ साहब से पसंद की शादी कर ली थी, और यूँ मामी का दिल हमेशा के लिए रुबाब बेगम की तरफ से ख़राब हो गया था। पता नहीं क्यों लोग साल हर साल इतनी छोटी छोटी सी बातों पर एक दूसरे से दिल ख़राब रखते हैं। सालिम हैदर, जो कि पलवशा का हम उम्र था और पलवशा को पसंद भी करता था, लेकिन इंतहाई बुज़दिल था। उसमें अपनी माँ के सामने अपनी पसंद तस्लीम करने की हिम्मत नहीं थी। डिस्कस्टिंग स्टूपिड गर्ल, जाहिल, मैनरलेस क्रिएचर। एक हाथ से वाइप से अपने कोट पर आए धब्बे साफ करते हुए, दूसरे हाथ से मोबाइल पर मुसलसल कुछ टाइप करते हुए वो तेज़ी से ऑफिस रूम की तरफ बढ़ रहा था, और साथ ही साथ ज़ेरे लब किसी को अलकाबाज से भी नवाज रहा था। उसकी कंपनी की बिल्डिंग कराची के एक पोश इलाके में पूरी आबोताब से चमकती थी, और सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग ही नहीं बल्कि उसकी हर चीज़ ऐसे ही चमचमाती थी। फिर चाहे वो उसका घर हो, उसकी वार्डरोब हो, उसके कपड़े हों, उसकी गाड़ी हो या उसके सियाह ग्लासेस, जिनको आंखों पर चढ़ाए जब भी वो कहीं से गुजरता तो देखने वालों को मबहूत और मुतासिर तो लाजमी करता। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी, रोबदार, संजीदा, और बकौल उसके एम्प्लॉइज़ उससे शदीद खड़ूस। और ये शख्सियत उसने अपनी खुद बनाई थी 4 साल पहले अपनी बहन को खोने के बाद। माँ बाप को तो उसने बचपन में ही खो दिया था जब वो 4 साल का था, और उसकी बहन 7 साल की। फिर उनकी खाला ने ही उन्हें अपनी ममता के आंचल में लिया था और उन्हें इतना प्यार दिया था कि उन्हें अपने माँ बाप की कमी ज़्यादा महसूस ना होने दी। उसकी खाला की फ़ैमिली ही उसकी फ़ैमिली थी, लेकिन उसके जीने का मकसद हमेशा से ही सिर्फ़ और सिर्फ एक हस्ती रही थी, और वो थी उसकी बहन। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। किस्मत ये नहीं देखती कि किसी को खोने से आप कितने अकेले पड़ जाएंगे या आपकी ज़िंदगी किस कदर बदल जाएगी। किस्मत बहुत जालिम होती है। उसकी किस्मत ने भी उस पर बहुत बड़ा सितम ढाया था, और 4 साल पहले एक हादसे में उसने अपने बहन और बहनोई को खो दिया था। इस हादसे का जिम्मेदार वो हमेशा से खुद को ठहराता आया था। तभी इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो इस फेज़ से निकल नहीं पाया था। अरसलान अहमद खानज़ादा। ऑफिस की गेट पर उसके नाम की प्लैटिनम नेम प्लेट छत पर लगी फैंसी लाइट्स की रोशनी में उसकी बाकी दूसरी चीज़ों की तरह ही चमक रही थी। अपने ऑफिस में जाते हुए वो बस 2 पल को अपनी सेक्रेटरी के सामने रुका, उसे नया ड्रेस अरेंज करने का कहा और हवा के झोंके की तरह आगे बढ़कर अपने रूम में चला गया। जदीद तर्ज से बना इंतहाई उम्दा फर्नीचर से आराज सा उसका ऑफिस उसके ज़ौक़ का मुँह बोलता सबूत था। बेशक इस बंदे की पसंद लाजवाब थी, वो अपनी मिसाल आप था। कांच की 4 दीवारी वाले इस ऑफिस के एन वस्त में उसकी वर्क टेबल थी, जिस पर उसका लैपटॉप और दीगर सामान उसके आने से पहले ही उसकी सेक्रेटरी ने निहायत नफासत से रख दिया था। टेबल के साथ लगी अपनी आरामदेह रॉकिंग चेयर पर बैठकर उसने हाथ में मौजूद फ़ोन पर कोई नंबर डायल किया और फ़ोन स्पीकर पर लगाकर टेबल पर लगे फ़ोन होल्डर में लगा दिया। दूसरी तरफ जाती घंटी की आवाज़ को सुनते हुए वो साथ ही साथ टेबल पर रखी फाइल्स में से एक को उठाकर उसकी वर्कगर्दानी करने में मसरूफ़ था, जब कमरे की खामोशी को स्पीकर से उभरती आवाज़ ने तोड़ा। हेलो, हाँ अरसल बोल, तू किधर है भाई? कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा था?
व्हाट्सएप पे तो तू ऑनलाइन था। फाइल के सफ़े पलटते हुए उसने बेध्यानी से कॉल पर मौजूद अपने खालाजाद भाई इबाद की बात सुनी। मसला ये नहीं था कि वो गुस्से में था। कोई भी ऐरी गैरी लड़की उसके लिए इतनी अहमियत रखती ही नहीं थी कि वो उस पर अपने इमोशन ज़ाया करता, फिर चाहे वो गुस्से के इमोशंस ही क्यों ना हो। असल मसला ये था कि उसे उलझन हो रही थी, बेचैनी हो रही थी अपने कपड़ों से। वो सफाई पसंद इंसान था, अपने कपड़ों पे ज़रा सा भी दाग नहीं बर्दाश्त करता था। और फिर आज तो खैर से उसको नहाना ही पड़ गया था एक शरबत से। और वो स्टूपिड जाहिल लड़की कितनी अजीब थी, मतलब हद है। आज के दौर में इतना कौन शर्माता है। जैसे वो दुपट्टा निगल रही थी अपना, और खाला जानी भी हद करती हैं। उन्हें पता भी था कि आज उसकी इतनी अहम मीटिंग थी, फिर भी ज़िद करके ले गई उसे लड़की वालों के घर। और तो और आखिर उन्हें उस चश्मिश में दिखा क्या था। कल जो वो घर आकर इस कदर कसीदे पड़ रही थी उसके हुस्न के, गैर इरादी तौर पर वो मुसलसल पिछले 5 मिनट से उस बोंगी लड़की, उसके हुलिये और उसकी हरकतों को ही सोचे जा रहा था। वो सोचों में इस कदर मगन था कि उसको खबर ही नहीं हुई कि इबाद उसको 4-5 आवाज़ दे चुका था कॉल पर। असल क्या हो गया भाई, सकते वक्ते में तो नहीं चला गया? कुछ तो बोल, भले गुस्सा ही कर ले। देख, मॉम को क्या पता था वो रेडीमेड आंखें लगा के ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आने वाली परी मुंह धुलने के बाद ऐसी दिखती होगी। इबाद ने बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते हुए उस लड़की की नकल उतारी जिसका रिश्ता लेकर अभी कुछ देर पहले वो उस लड़की के घर गए थे। What the hell is ready-made आँखें? That girl was ridiculous. Seriously bro, उसकी एक एक हरकत क्रिंज थे। खाला जानी ने कैसे उसे पसंद कर लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अरसल ने ख्यालों से होश में आकर झुरझुरी सी लेकर कहा, चल छोड़ ना, ज़्यादा मत सोच। मैं तो उसे 1000 बार की कही बात फिर से दोहराता हूँ ब्रो, तेरी इतनी सारी एक्स हैं तो उनमें से किसी से क्यों नहीं कर लेता शादी? वो सारी तो तेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग थी, और फिर मॉम का जोर तो बस तेरी शादी पे है ना। उन्हें तेरी पसंद की लड़की से कोई मसला थोड़ी होगा। इबाद ने हमेशा की तरह उसे समझाया। नहीं आबी, वो सारी लड़कियां वगुजारी के लिए मुनासिब थीं, ज़िंदगी भर के लिए नहीं। जो लड़की आसानी से ख़ुद को मर्द के हवाले कर दे उससे वगुजारी तो की जा सकती है, पर ऐसी लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि उन्हें हम सफ़र बनाया जाए। और वैसे भी मैं अपने माजी से दूर रहना चाहता हूँ। अब मैं एक ऐसी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो परफेक्ट हो, जिसकी बेतरतीबी में भी तरतीब हो, जो हर काम ठीक से करती हो, जिससे गलती ना होती हो, जिसको किसी मर्द ने छुआ ना हो, और जो मेरे कहे बगैर मेरी ज़रूरियात को पूरी करे। और सबसे बढ़कर ये कि जो जावी को माँ का प्यार दे सके। तू अच्छे से जानता है कि मुझे शादी वादी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ जावियान की खातिर शादी कर रहा हूँ ताकि उसको माँ की कमी ना रहे। अरसल और इबाद को यूं ही तो सब करण अर्जुन नहीं कहते थे, वो वाकई करण अर्जुन ही थे। बचपन के दोस्त, भाई, एक दूसरे के रास्ता। तभी तो अरसल उससे अपने दिल की हर बात कह लेता था। चल खैर, जावी के मासूम कंधों पर तू सरासर बंदूक रखी जा रही है। असल में तो तुझे खुद शादी का अरमान जागा है। ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, जावी की बात है अगर तो उसे मैं और मरियम भी संभाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ तू शादी कर रहा है तो अपने लिए कर। आबी ने अपनी बीवी मरियम का जिक्र करते हुए उसे लताड़ा। आबी की बात पर वो मुस्कुराते हुए उसे कुछ सुनाने वाला था कि इससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हो गई। इजाज़त मिलने पर उसकी सेक्रेटरी हाथों में 2 ब्रांडेड शॉपिंग बैग्स लिए नमूदार हुई। सर, आपका ड्रेस। शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखने का इशारा करते हुए उसने बात को घर आके बात करने का कहकर खुदाफिज कहा और सेक्रेटरी को जाने की इजाज़त देकर अपने ऑफिस रूम से अटैच दूसरे रूम में चला गया। चलो चलो जल्दी से छत पर चलते हैं। दादू बता रही है न्यूज़ में आ गया है कि चांद हो गया है रमज़ान का। आओ चांद को देखकर दुआ मांग के आते हैं। पलवशा ने जोया के कमरे में आकर उन दोनों को हिलाया जो सर जोड़े बैठी लैपटॉप पर कोई नेटफ्लिक्स सीज़न देखने में मगन थी। क्या करोगी चांद को देखकर? दुआ मांग के? अल्लाह पाक और आसमान के सारे फरिश्तों को अब तक तुम्हारी दुआ हिफ्ज़ हो चुकी होंगी। बचपन से एक ही तो दुआ मांगे जा रही हो तुम। जोया ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर उसे बेजारी से जवाब दिया। अरे क्या हुआ अगर मैं एक ही दुआ मांगती हूँ? दुआ तो दुआ होती है और जब तक कबूल नहीं हो जाती तब तक मांगते रहना चाहिए। पलवशा ने उसके सर पर चपत लगाई कि गोया उसकी नाकस अकल पर अफसोस किया। क्या पता जो दुआ तुम मांगती हो तुम्हारा नसीब ही ना हो। क्या पता वो तुम्हारे लिए बेहतर ही ना हो जिसको तुम हर दुआ में मांगती हो। क्या पता तुम्हारे नसीब में कोई उससे भी ज़्यादा शानदार इंसान हो। कभी कभी ऐसा होता है
कि हम इंसान अपने लिए बेहतर की दुआ मांग रहे होते हैं, जबकि अल्लाह तो हमें बेहतरीन से नवाजने का इरादा रखे हुए होता है। फरियान ने लैपटॉप से नज़र हटाकर उसकी तरफ देख के उसे बड़ी गहरी बात समझानी चाहिए, क्योंकि उसको परवशा की फ़िक्र थी। वो उसे किसी ऐसे के पीछे ख्वार होते नहीं देखना चाहती थी जो उसके साथ के लिए ज़रा सी भी कोशिश ना कर रहा हो। लेकिन हमेशा की तरह फरियाल की इस बात पर समझने की बजाय परवशा उदास हो गई और उसका कुछ लम्हों पहले वाला खुशी से जगमगाता पुरौनक हसीन चेहरा बुझ सा गया। उसके उदास चेहरे को देखकर जोया और फरियाल ने एक दूसरे को देखा और लैपटॉप बंद करके झट से खड़ी हो गई। अरे छोड़ो इन मामू फुप्पो खाला चाचू के बेटों को, चलो चांद को देख के जहान सालार और फारस को मांगते हैं। कसम से वो मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाए। जोया ने शरारत से परवशा के गालों को छूती लट खींच कर कहा और उसकी बात पर परवशा के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। हर नॉवेल लवर लड़की की तरह सालार, जहान और फारस उन तीनों के भी क्रश थे, तो जाहिर है उनके जिक्र पर खुद ब खुद ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसको मुस्कुराते देख फरियाल और जोया की जान में जान आई। छत पर पहुँचे तो चांद का नामो निशान ही ना था। आखिर को 29 का चांद था, इतनी आसानी से कैसे नज़र आ जाता। आसमान पर चांद को ढूंढते हुए उसका ध्यान सारिम की तरफ चला गया। दोपहर को जब वो गया था उसने पलटकर एक मैसेज तक नहीं किया था, जबकि उसे पता भी था कि वो अपनी बातों से परवशा को हर्ट करके आया है। उसकी इग्नोरेंस पे विशा का दिल उदास सा हो गया। वो उदास सी शक्ल लिए खड़ी थी जब फरियाल ने उसका और जोया का हाथ हिलाकर उन्हें इशारे से चांद दिखाया। चांद को देखते ही तीनों ने फुर्ती से दुपट्टा सर पर लेकर चांद को देखकर पढ़ने वाली दुआ पढ़ी और आंखें बंद करके दुआ मांगी। या अल्लाह पाक, आपने मुझे दुनिया की सबसे प्यारी फैमिली से नवाजा है। मेरी मम्मा, मेरी दादो, मेरी चाची, चाचू और मेरी सहेलियों जैसी कज़न्स, ये सब लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। प्लीज़ इन्हें कभी कोई गम, कोई तकलीफ़ नहीं होने दीजिएगा। और मैंने आपसे हमेशा एक ही इंसान को मांगा है और आज भी उसी को मांगूंगी। प्लीज़ जो मेरे दिल में है उसे मेरे नसीब में भी लिख दें। आमीन। सबसे पहले परवशा ने दुआ मांग कर चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी यही एक मखसूस दुआ थी जो वो हर नमाज में भी मांगती थी और हर चांद को देख के भी। मेरे प्यारे अल्लाह जी, मेरी दोस्त विशा भले बेइंतहा टॉर्चर करने वाली मखलूक है, पर वो मेरी जान है और मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी हर्ट हो। इसीलिए अल्लाह पाक जो भी उसके लिए बेहतर नहीं है उसे उससे दूर कर दे। उसके नसीब में सबसे बेहतरीन इंसान को लिख दें। उसे लोगों की पहचान नहीं है, उसे किसी के हाथों टूटने से पहले ही किसी ऐसे के साथ जोड़ दें जो उसे टूट के चाहे। फरियान ने दुआ मांग कर आँखें खोली और चांद को देखकर मुस्कुराई। डियरेस्ट अल्लामिया, मेरी बोंगी दोस्तों को थोड़ी अकल दें कि ज़िंदगी में शादी ही सब कुछ नहीं होती भाई। शादी से हट के भी कुछ सोचने की तौफीक दें उन दोनों को, और हमारे सब रिश्तेदारों को इस साल ईदी में इजाफ़ा करने की भी तौफीक दें। आमीन सुम आमीन। सबसे आखिर में जोया का फरमाइशनामा ख़त्म हुआ। मामू मामू वो देखे मून। 4 साल जावियान ने आसमान पे जगमगाते बारीक से चांद को देखकर खुशी से अरसल की तरफ दौड़ लगाई, जो लॉन में वॉक करते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जावियान को अपनी तरफ आते देखकर उसने मुस्कुराते हुए कॉल बंद की और मोबाइल पॉकेट में डालकर अपने दोनों बाजू खोल दिए, जिनमें फुदक कर वो 2 फीट का भालू नुमा गुबलू सा बच्चा समा गया। ये छोटा शैतान अरसलान खानज़ादा की कमज़ोरी था, उसका भांजा, उसकी बहन की आखिरी निशानी। जावियान के फूले फूले गालों को चूमकर उसने चांद को देखा। इतने में लुबना बेगम भी मरियम और इबाद के साथ लॉन में आ गईं। मामू, नानू कह रही थी कि मून को देख के जो भी विश मांगो वो पूरी हो जाती है, तो क्या मैं भी विश मांगूंगा तो मेरी विश भी पूरी होगी? जावियान ने अरसलान के चेहरे पर मौजूद हल्की हल्की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मासूमियत से पूछा। जी मेरे शहजादे, आपकी हर विश पूरी होगी। आपने बस अपनी विश मून को बतानी है और फिर अपने मामू को बतानी है, फिर देखना आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। अरसल ने उसकी चमकती गोल आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। वो बिलाशुबा उसकी बहन की कॉपी था। नो, इट्स अ सीक्रेट विश। इट विल रिमेन बिटवीन मी एंड अल्लाह जी। अरसल की बात पर सख्ती से जावियान ने गर्दन हिलाकर मना किया और झट से हाथों का प्याला बनाकर अपने सर से भी ऊपर ले जाकर आंखें मीचनी, क्योंकि उसके आबी मामू ने एक दफ़ा उसको कहा था कि हाथों को जितना ज़्यादा ऊपर उठाकर दुआ मांगो उतनी जल्दी कबूल होती है।
इसके बाद से वो ऐसे ही दुआ मांगने लगा था, डियर अल्लाह, मेरे मामू को एक वाइफ दे दें प्लीज़, जो वंडर वुमन जैसी हूँ, जो मेरे साथ खेले भी और जो मामू को गुस्से से आंखें भी बड़ी बड़ी करके दिखाए जैसे वो मुझे दिखाते हैं जब मेरा होमवर्क करने का दिल नहीं चाहता। दुआ उसने सीक्रेट रखनी थी, पर मांगी उसने बावाज़े बुलंद ही। उसकी इस हरकत पर सभी बेसाख्ता मुस्करा दिए थे। वेश, जल्दी कर भाई, तेरी सुस्ती हर जगह मुझे लेट करवा कर जलील करवाती है, फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी या ऑफिस। फरी ने पिछले आधे घंटे में कोई 10वीं बार उसके वॉशरूम का दरवाज़ा बजाया था, बल्कि बजाया नहीं, धड़धड़ाया था। मगर मजाल है जो पलवशा यूसुफ ने वॉशरूम से बाहर आने की जहमत की हो। पलवशा की बुरी आदतों में से एक आदत ये थी कि वो बड़ी फुर्सत से वॉशरूम जाती थी। मतलब ये कि मोहतरमा मोबाइल फ़ोन लेकर वॉशरूम जाती थी ताकि बोरियत ना हो, और अंदर बैठकर इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल करती थीं। अभी भी सुबह के 8 बज रहे थे और वो वॉशरूम में घर बसाए फरियाल की आवाज़ों पर कान बंद किए बैठी मोबाइल पर टाउनशिप गेम खेल रही थी। अंदर से कोई जवाब ना पाकर फरियाल ने एक बार फिर दरवाज़ा तोड़ देने वाले अंदाज में पीटा और गला फाड़ते हुए चिल्लाई, सतिस्तान की मलका शावर लेने का कष्ट लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं 8:30 पर तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। विशा, बता रही हूँ मैं तुम्हें, मैं नहीं चाहती ऑफिस के पहले ही दिन लेट पहुँचूँ और जलील हूँ तेरी वजह से। फरी ने उसे बेबसी से धमकाया, ये जानते हुए भी कि उसकी धमकियों का अंदर मौजूद ढीठों की सरदारनी पर कोई असर नहीं होना। और बिलाखिर पलवशा को फरियाल की फरियादियों पर रहम आ ही गया और 8:25 पर वो चांद वॉशरूम से निकलकर चेंजिंग रूम को क्रॉस करके बेडरूम में नमूदार हुआ। तौलिए में लिपटे बालों को शीशे के सामने जाकर आज़ाद किया तो लंबे बालों का आबशार ठंडे पानी की बूंदों के साथ उसकी कमर पर गिर गया। पलवशा ने इंतहाई नज़ाकत से ड्रायर उठाया और इत्मीनान से शीशे के सामने बैठकर बाल ड्राई करने लगी। उसकी इस कदर रिकॉर्ड तोड़ ढिठाई पर फरियाल पांव पटक कर बाहर चली गई। आज उसने सोच लिया था कि पलवशा को छोड़कर चली जाएगी, आती रहे वो बाद में जैसे मर्जी भले, क्योंकि ड्राइवर ने तो उसको छोड़ने के बाद मम्मा और ताई जान को बाजार लेकर जाना था। आज पहला रोज़ा था और विशा की बच्ची ने चिखवा चिखवा कर सुबह 8:30 बजे ही उस हलक को खुश करवा दिया था। फरी के जाते ही विशा ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और कुछ देर पहले मौसूल हुआ सारिम का पैगाम एक बार फिर से पढ़ा, तुम्हें मैं पिक कर लूँगा, मेरे साथ ऑफिस जाना, फरी को कबाब में हड्डी मत बनाना। पैगाम पढ़कर उसने फ़ोन वापस रखा और जल्दी जल्दी दोनों साइड से थोड़े थोड़े बाल लेकर पीछे ले जाकर एक छोटे से कैचर में कैद कर दिए और बाकी सारे बाल खुले छोड़ दिए। होठों पर न्यूड पिंक कलर की हल्की सी लिपस्टिक लगाकर आंखों पर मस्कारा लगाया और बस उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। वो दूसरी लड़कियों की तरह रोज़मर्रा में जाने वाली जगहों पर किलो किलो भर मेकअप थोप कर नहीं जाती थी। सिर्फ लिपस्टिक और मस्कारा ही उसकी तैयारी होते थे, क्योंकि वो सिर्फ इतने से में भी इंतहाई दिलकश नज़र आती थी। रंगत तो उसे वैसे भी कुदरत की तरफ से दूधियाँ मिली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दिलकश उसके चेहरे को उसकी रंगत में घुलती सुर्खी बनाती थी, वही सुर्खी जिसमें सारिम हैदर की मौजूदगी में इजाफा हो जाता था। आईने में अपने अक्स को देखकर उसने जल्दी से बेड पर रखा अपना हैंडबैग उठाया, फाइल उठाई और मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकली। बाहर निकल के अपने अंदाजे की तस्दीक होने पर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। फरियाल जा चुकी थी, अब वो सारिम के साथ जाने का बहाना आसानी से बना सकती थी मम्मा के सामने। रूहान सी शक्ल बना के वो दादू के कमरे में गई, जहाँ उसकी मम्मा रुबाब बेगम पहले से ही मौजूद थी। दादो, मम्मा देखे ना फरी की बच्ची को, मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊँ, लेट हो रही हूँ। पलवशा ने आंखें पटपटा के मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, पर आगे भी उसकी माँ और उसके बाप की माँ ही बैठी थी, अच्छे से जानती थी अपनी लाडली की ड्रामेबाजियों को। रहने दो विशी, सब आवाज़ आ रही थी हमें कि कैसे वो बेचारी बच्ची तुम्हारे वॉशरूम का दरवाज़ा धड़ धड़ा के होश दिला रही थी, पर मजाल है जो तुम्हारे काम पर झूम भी देंगी हो। ज़रा भी ढंग और सलीका नहीं है तुम्हें, खुद तो लेट होती ही हो, साथ ही उस मासूम को भी लेट करवाती हो। रुबाब बेगम, जिनकी कल की नाराज़गी अभी तक कायम थी, उन्होंने अच्छे से तबीयत दुरुस्त की उसकी। ओहो मम्मा, क्या हो गया है आपको? तो मेरे अलावा दुनिया की हर लड़की मासूम और बेचारी लगती है। ज़रा 2 पल को देखें मुझे, देखें मेरे इस नन्हे से चेहरे को। दादो, आप ही इनको बताएं कि किस कदर भोली और मासूम हूँ मैं।
परवशा ने मिस्कीन शक्ल बना के दादो को अपनी साइड लेने की कोशिश की, जबकि उसके लफ्ज़ भोली बोलने पर दादी को चाय पीते पीते धचका लगा। हाय दादो, एहतियात से, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। मैं सारिम को बुला के उसके साथ ऑफिस के लिए निकलती हूँ। पूरा दिन आपकी बहू आपके पास है, इन्हें इत्मीनान से आगाह करें मेरे भोलेपन के मुतालिक। परवशा ने शरारत से दादो को देखकर कहा और जल्दी से दरवाजे से खिसक ली, इससे पहले कि कोई सवाल जवाब करती उसकी मम्मा। जब तक वो लॉन अबूर करके मेन गेट तक पहुंची, सारिम की गाड़ी गेट के बाहर पहुंच चुकी थी। वो फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। बैठते साथ ही ठंडे लहजे में उसे सलाम किया और खफगी का इजहार करने के लिए रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी इस हरकत पर सारिम ने लब काटते हुए उसे देखा। वो कल उसका दिल दुखा के सारी रात बेचैन रहा था। सारा रास्ता वो उससे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश करता रहा, पर वो बोल के ना दी। परवशा ने इसी फर्म में आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया था जिसमें सारिम काम करता था, ताकि दोनों ऑफिस में भी साथ ही रहें। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में पहुंचकर सारिम ने जैसे ही गाड़ी रोकी, परवशा अगले सेकंड गाड़ी से निकल गई। उसे यूं जाता देख सारिम भी फौरन गाड़ी से निकला और उसकी कलाई थाम कर उसे रोका। यार विशी, मैं सॉरी कह तो रहा हूँ ना, आखिर तुम कब तक यूँ फुलाए रखोगी? पूरा रास्ता गुजर गया, तुमने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर फ़ायदा क्या हुआ तुम्हारा मेरे साथ आने का? प्लीज़ कुछ तो बोलो, मैं कल रात से शदीद बेचैन हूँ। वो वाकई शक्ल से शर्मिंदा लग रहा था। परवशा ने खफगी से उसकी आंखों में देखा, लेकिन फिर रुख मोड़ लिया। आगे नहीं बढ़ी और ना ही अपना हाथ छुड़वाया, बस रुख मोड़ कर खड़ी हो गई। वो ऐसी ही थी, जब किसी से नाराज़ होने पर आती थी तो अगले की मनाते मनाते जान निकलवा देती थी। सारिम के लिए ये भी बहुत था कि कम से कम वो रुक के उसको सुन तो रही है। ऑफिस पार्किंग के स्पेशल स्लॉट में उसकी ब्लैक फॉर्च्यूनर आकर रुकी। मोबाइल पर नज़र जमाए वो गाड़ी से उतरा और अपनी प्राइवेट लिफ्ट की जाने बढ़ा। आज जावी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था और उसका चैंपियन भागने की रेस में हिस्सा ले रहा था, जिस वजह से उसको हाई कमांड मतलब के मोहतरम जावियान सुल्तान साहब की जानिब से सख्त ताकीद की गई थी कि रेस देखने लाजमी आना है, वरना हमेशा के लिए कुट्टी हो जाएगी। जावी के बारे में सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था जब एक कोने में उसे एक लड़का और लड़की नजर आए। लड़का लड़की का हाथ पकड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, जबकि लड़की नफ़ी में सर हिलाकर बार बार हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर उसकी कुशादा पेशानी पर बल पड़ गए और वो फ़ोन बंद करके उन दोनों की जानिब बढ़ा। अगर तो वो लड़का उस लड़की के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसे छोड़ना नहीं था, क्योंकि ये उसका ऑफिस था। यहाँ उसके रूल्स फॉलो किए जाते थे। यहाँ के एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे से अच्छा रवैया रखने की सख्त ताकीद की जाती थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे को एक जितनी इज्जत देते थे यहाँ। क्योंकि अगर कोई भी इस ऑफिस में लड़ता हुआ नज़र आ जाता तो वो उसको ऑफिस से निकालने में एक सेकंड नहीं लगाता था। उसे अपनी वर्क प्लेस पर किसी भी तरह का मैस नहीं चाहिए था। क्या मुझे बताना पसंद करेंगे आप दोनों के यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये लड़का आपसे बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा है? अरसल ने उनके पास पहुंचकर पहले उन दोनों को और फिर बाद में सिर्फ परवशा को देखकर पूछा। क्यों बताएं? आप हमारे बाप लगते हैं जो आपको बताएं? परवशा, जिसका मूड पहले ही चिड़चिड़ा हुआ था, अब एक अजनबी की बिलावजह की मुदाखलत ने उसे यकदम ही तपा दिया। अजीब, आज का दिन ही ख़राब है। और सलाम को देखकर सारिम के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसने फ़ौरन ही परवशा का हाथ छोड़ दिया था, जिस चीज़ को परवशा ने बहुत ज़्यादा महसूस किया था। परवशा की इतनी बदतमीज़ी से जवाब देने पर जहाँ सारिम का दम खुश्क हुआ, वहीं अरसल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। हाउ डेयर यू! Are you out of your senses? Or what? Who the hell are you talk to me like this? Don't you know who I am? सारिम ने परवशा का हाथ पकड़कर उसे मज़ीद कुछ बोलने से रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो पुराना एम्प्लॉय था। वो जानता था अपने बॉस को, लेकिन वो परवशा ही क्या, जिसकी फर्राटे भरती ज़बान अगर एक बार स्पीड पकड़ ले तो फिर कोई ब्रेक मार ले। उसने सारिम पर ध्यान दिए बगैर अपना हाथ छुड़वाया और अरसलान की आंखों में देखा। क्यों? हमें कैसे पता होगा कि तुम कौन हो? तुम क्या इंग्लैंड के शहजादे हो जो तुम्हें हर कोई जानता होगा? अजीब, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान। हसीन लड़की देखी नहीं कि आ गए मुँह उठा के दूसरों की पर्सनल कन्वर्सेशन के बीच फ्लॉप हीरोज बनने। रिश्ते वालों की आमद, मम्मा की नाराज़गी, सारिम की सख्त बातें और उसका दुखी दिल,
हर चीज़ की फ्रस्ट्रेशन उसने सामने खड़े बंदे पर निकाल दी। You psycho ill-mannered girl, you have no idea who you are messing with. I'm the owner of this bloody entire space where your ridiculous self is standing right now. गुस्से की शिद्दत से अरसलान का चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया था। उसने अपने और पलवशा के बीच का फासला पलक झपकने में तय किया और उसे 1 इंच की दूरी पर रुककर जानलेवा हद तक उसीले लहजे में गुर्राया। उसका बस नहीं चल रहा था। सामने खड़ी इस धान पांसी लड़की, जो कि उसके कंधे तक ही आती थी, जिसकी आंखों में देखने के लिए उसे सर को झुकाना पड़ा था, उसे अपनी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर ले जाकर बेरहमी से नीचे धक्का दे आए। उसके इस कदर करीब आ जाने पर सारिम के माथे पर बल ज़रूर पड़े, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, क्योंकि पहले ही उसे अपनी नौकरी खतरे में लग रही थी। इसलिए उसने कुछ भी कहने से खुद को बाज रखा। जबकि दूसरी तरफ पलवशा उसकी इतनी कुर्बत पर दम बखुद रह गई। वो बंदा बिलाशुबा किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं था, पर सबसे ज़्यादा खतरनाक उसकी आंखें थीं। गुस्से में तो उसे होश नहीं था, इसलिए इन आंखों ने उसे इफ़ेक्ट नहीं किया था। पर एक तो उसकी कुर्बत, दूसरा उसकी कही बात, दोनों चीज़ों ने उसके औसान खता कर दिए थे। मुबारक हो पलवशा यूसुफ, आपने पहले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही अपने बॉस को जलील करके रख दिया। अब इस ऑफिस में काम करने को तो भूल ही जाओ। उसने दिल में खुद को शदीद कोसा, जबकि अरसलान ने एक नज़र उसके और सारिम के गले में डले एम्प्लॉय कार्ड पर डाली और दोनों को खा जाने वाली नज़रों से घूर के अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। विशा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? सोच के क्यों नहीं बोलती तुम? पागल हो क्या? इस बंदे की ड्रेसिंग पे ही गौर कर लेती एटलीस्ट। कहाँ से वो तुम्हें रगैरा लग रहा था? ओनर है वो इस कंपनी का, बॉस है वो हमारा। तुमने अपने साथ साथ मुझे भी मुश्किल में डाल दिया। मेरी भी नौकरी जाएगी अब। पहले ही मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ और तुमने मेरी जॉब भी ख़त्म करवा दी। हद करती हो तुम भी। अरसलान के जाते ही सारिम पलवशा पर बरसा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पागल ही हूँ मैं, बल्कि पागल भी नहीं, बेहद अहमक हूँ, जो सारी दुनिया के बजाय सिर्फ एक इंसान की परवाह करती हूँ। और वो इंसान इस कदर लापरवाह है मेरे लिए कि उसके सामने कोई दूसरा मर्द मेरे नज़दीक आ गया और वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए पीछे खड़ा तमाशा ही बना रहा। आफरीन है उस इंसान की गैरत और वफा पर। पलवशा ने तलखी से मुस्कुराकर उसे कहा और ऑफिस वर्कर्स के ज़ेरे इस्तेमाल एलिवेटर की जानिब बढ़ गई। अस्मारा, मुझे अगले 5 मिनट में अपनी टेबल पर पलवशा यूसुफ एंड सारिम हैदर के रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, और अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर गुजरा तो उन दोनों के साथ साथ अपना लेटर भी लेकर आना। सर लहजे में अपनी सेक्रेटरी को हिदायत देकर वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया, जबकि दूसरी जानिब उसकी सेक्रेटरी अस्मारा अपनी सीट से ऐसे उछली जैसे स्प्रिंग निकल आए हों। जल्दी जल्दी उसने लेटर टाइप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बॉस का आज वैम्पायर मोड ऑन था। क्या तुमने कंपनी के बॉस को सुना दी? पलवशा की बात सुनकर फरियाद की चीख ही निकल गई, जिस पर न जाने कितने लोगों ने उसे मुड़ के देखा। उसने फ़ौरन से फरियाद के मुंह पर हाथ रखे और एक नज़र सबको मुअज़्ज़ज़ ख़्वाहाना नज़रों से देखा। आहिस्ता बोलो, यूँ फटा हुआ ढोल क्यों बन रही हो? ऐलान करोगी क्या यार? पलवशा को बुरी तरह अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जिस तरह बहुत से गौर से उसके और सारिम के कार्ड्स को देखा था, उससे साफ जाहिर था कि वो उनका नाम पढ़ के गए हैं और अब कुछ ही देर में उन दोनों का इस्तीफ़ा उनके हाथ में होगा। उसने अपने साथ साथ सारिम को भी फंसा दिया था। यार विशा, तुम पागल हो गया यार, क्या करूं मैं तुम्हारा? तुम क्यों हर एक से पंगे लेती रहती हो भाई? फरियान ने उसकी अकल पर मातम किया। अब सारिम कहाँ है? वो सवाल या गोया हुई। अपने डिपार्टमेंट में होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं उसे भी सुना कर आ गई हूँ। फरियाल की पूछने पर पलवशा ने मुंह बनाकर कहा। उस बेचारे की क्या गलती थी? उसे क्यों सुना दिया आप? वो हैरान हुई। पता नहीं यार, कुछ नहीं पता मुझे। अजीब सी होती जा रही हूँ मैं। सारे मेरी समझ से बाहर है। वो मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात उसकी आंखों से भी पता चलती है, पर वो इस कदर बुज़दिल है कि उसके सामने कोई मेरा हाथ पकड़ के भी मुझे कहीं ले जाए ना, तो वो फिर भी कुछ ना करे मेरे लिए। पहले की बात अलग थी, अब हम शादी की एज में आ गए हैं और वो कोशिश तक नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मैं शदीद स्ट्रेस्ड हूँ। पलवशा ने गहरी सांस लेकर अपने दिल की बात शेयर की। वो फरियाल और जोया से हर बात शेयर कर लेती थी। देख यार, मेरा मानना है कि किसी भी रिश्ते में मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत मैटर करती है।
अगला बंदा आपसे मोहब्बत करे ना करे, पर एटलीस्ट वो आपकी इज़्ज़त करता हो, खुद भी और दूसरों से भी आपकी इज़्ज़त करवाना जानता हो। लेकिन जो इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, वो कभी आपकी इज़्ज़त नहीं करवा सकता। बाकी ये कहूँगी कि इतना इन सोचों को खुद पर हावी ना होने दे कि अपना कैरियर ख़राब कर ले। अपना काम पर फोकस कर और इन सोचों को दिमाग से झटक दे। जो तेरे नसीब में होगा तुझे वही मिलेगा। फरियाल ने हमेशा की तरह उसका हाथ सहलाते हुए उसे प्यार से समझाया। मिस पलवशा यूसुफ, आपको कंपनी के हेड डिपार्टमेंट में कॉल किया है अर्जेंटली। पलवशा फरियाल की बातों को उनके सीनियर ने काटते हुए कहा। लो जी, आ गया वो जो मेरे नसीब में था, मतलब कि रेजिग्नेशन लेटर। पलवशा यूसुफ पहले ही दिन अपनी कैंची जैसी ज़बान की बदौलत ऑफिस से निकाल बाहर की गई। पलवशा ने गहरी सांस लेकर कहा, जिस पर फरियाल ने अफसरदगी से उसे देखा। उन दोनों को एक ही फर्म में काम करना था, पर अब ऐसा मुमकिन ना था। अपना बैग फरियाल की टेबल पर रखकर वो सिर्फ मोबाइल हाथ में पकड़ के लिफ्ट की तरफ बढ़ी। उसका डिपार्टमेंट 5वें फ्लोर पर था, सानिम का डिपार्टमेंट 7वें फ्लोर पर था, जबकि हेड ऑफिस लास्ट फ्लोर पर था। वो लिफ्ट में थी जब लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी और सानिम लिफ्ट में दाखिल हुआ। पलवशा ने एक नज़र उसके संजीदा चेहरे पर डाली। तुम्हें भी बुलाया गया है? इंतहाई बेवकूफ़ाना सवाल था, लेकिन उसके पास बात शुरू करने के लिए और कोई टॉपिक ही नहीं था। सानिम ने बिना उसकी जानिब देखे हुंकारा भरा तो पलवशा दिल ही दिल में नादिम होकर रह गई। हेड ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचकर पलवशा को वेटिंग रूम में बिठाया गया और पहले सानिम को भेजा गया बॉस के रूम में। अपने ऑफिस में सानिम को खड़ा देखकर अरसलान को याद आया कि इस लड़के को उसने पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ। जहन पर जोर देने से याद आया कि कल ही तो देखा था उसने लड़के को उस फजूल सी लड़की के घर में जिसका रिश्ता लेकर वो लोग गए थे और जिसने उसे शरबत में नहला दिया था। कल की बातें याद करके अरसलान का गुस्सा मज़ीद बढ़ने लगा। यानी कि इस लड़के का यकीनन उस रिश्ते वाली लड़की से कोई ताल्लुक़ है। अब तो दो वजूहात हो गई उसको निकालने की, उसने दिल में सोचा था। मिस्टर सानिम, ये लेटर उठाइए और अपना सामान पैक कीजिए, और हाँ, नेक्स्ट टाइम अपनी किसी भी तरह की पर्सनल गुफ्तगू को किसी पब्लिक प्लेस पर करने से गुरेज कीजिएगा। नाउ यू कैन लीव, अरसलान ने सर्द लहजे में कहा। बट सर एट लीव प्लीज़। सानिम ने जैसे ही कुछ कहने की कोशिश की, अरसलान ने उसकी बात काटते हुए फौरी दरवाजे की तरफ इशारा करते उसे जाने को कहा। सानिम ने खामोशी से लेटर उठाया और उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। उसके बाहर आते ही पलवशा उसकी जानिब बढ़ी, जिस पर वो उसको संजीदा निगाहों से देखता आगे बढ़ गया। मिस पलवशा यूसुफ, अफसर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। असमारा ने पलवशा से अरसलान के रूम की तरफ इशारा करके कहा। कम इन। दरवाज़ा नॉक होने पर उसने टेबल पर रखे दूसरे लेटर को देखते हुए इजाज़त दी। पलवशा खामोशी से अंदर आई और टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। मिस पलवशा इबाद, तबानीज़ स्कूल ऑफ अकाउंटेंट से पास आउट होने वाली, पाकिस्तान की टॉप मल्टीनेशनल कंपनी में आर्टिकलशिप के लिए सेलेक्ट होने वाली सिर्फ 3 लड़कियों में से एक। यही तारुफ है ना आपका मोहतरमा? अरसलान ने तंज़िया अंदाज में उसकी तरफ देखकर कहा था। यस सर। पलवशा ने अपनी घबराहट को जाहिर नहीं होने दिया और पूरे कॉन्फिडेंस से उसे जवाब दिया था, जबकि दूसरी तरफ उसके इस कदर पुरएतमाद अंदाज पर अरसल दिल ही दिल में खूब हैरान हुआ। पता नहीं क्यों सानिम की तरह उसे ये लड़की भी कुछ देखी देखी सी लग रही थी। आखिर ये उसे हो क्या रहा था? हर कोई उसे देखा देखा सा लग रहा था। यकीनन ये उसका वहम होगा। अरसल ने दिल ही दिल में खुद को खुद ही जवाब दिया। जी तो मिस पलवशा यूसुफ, मैंने तो सुना था ताबानीस एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ की स्टूडेंट अपने ऑफिस की पार्किंग में खड़ी होकर अपने आशिक से रूठने मनाने का सेशन करने और पहले ही दिन अपने बॉस से जाहिलाना अंदाज में बात करने को प्रोफेशनलिज्म समझती है। अरसल ने ठंडे ठार लहजे में उस पर ज़बानी वार करके उसे शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की, पर वो पलवशा ही क्या जो शर्मिंदा हो जाए। अरसलान अहमद ख़ान, पाकिस्तान की टॉप मोस्ट सक्सेसफुल फर्म AK इंडस्ट्रीज़ के ओनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिज़नेस मैनेजमेंट में डिस्टिंक्शन के साथ डिग्री लेकर आए हैं। क्या वो अपने एक एम्प्लॉय की गलती की सज़ा बिला वजह उस एम्प्लॉय के साथ साथ एक दूसरे एम्प्लॉय को भी देने को प्रोफेशनलिज्म समझते हैं?
पलवजा ने भी उसी अंदाज में उस पर अपनी ज़बान के जौहर दिखाते उसे एक बार फिर लाजवाब किया था। ये मेरी कंपनी है, यहाँ मेरे रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इस ऑफिस की बिल्डिंग को मैंने वर्क प्लेस बनाया है, ना कि कोई डेटिंग स्पॉट जहाँ की पार्किंग में खड़े होकर कपल्स एक दूसरे से रूठे और मनाएं। अरसलान ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा तो पलवजा बेसाख्ता डर कर 2 कदम पीछे हट गई। ठीक है, ये फर्म आपकी है, यहाँ के रूल्स आपने बनाए हैं, लेकिन आपसे बदतमीज़ी तो मैंने की थी। आप मुझे निकाल कर अपना दिल ठंडा कर सकते थे। आपने एक बेकसूर एम्प्लॉय को बिला वजह निकाल दिया। यह हरगिज़ भी प्रोफेशनल एक्ट नहीं था। अगर आप इतने ही अनप्रोफेशनल हैं तो फिर सबके सामने ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, जैसे आपसे ज़्यादा तो कोई प्रोफेशनल है ही नहीं। आज उसका पहला दिन था। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि अरसलान कैसा बिहेव करता है कैसा नहीं, पर सारिन की खातिर वो हवा में तीर छोड़े जा रही थी। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे सबके सामने कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसा नहीं? तुम होती कौन हो मुझसे मुसलसल बदतमीज़ी करने वाली? भूलो मत कि इस वक्त तुम किसके प्रॉपर्टी एरिया में खड़ी हो। सारिम ने पल में उसके और अपने बीच का फासला मिटाया और उससे एक कदम के फासले पर रुककर उसे घूरने लगा। मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट मैं इस ऑफिस में आपसे माजरत करने आई थी। आपने सज़ा देनी है मुझे दे दें प्लीज़, लेकिन सारिम की इस सब में कोई गलती नहीं। उसकी जॉब मत ख़त्म करें प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। पलवजा ने एकदम ही मासूम शक्ल बनाकर आंखों में नमी लिए उससे कहा, जबकि अरसल तो उसके एकदम से गिरगिट की तरह रंग बदलने पर शद्दर रह गया था। अभी यही लड़की उसको दू बदू जवाब दे रही थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर, और अब एक सेकंड में ये मिस्कीन सूरत। वल्लाह ये लड़की कमाल की अदाकारा है। उसे अकाउंट्स की बजाय शोबिस में होना चाहिए। अरसल ने दिल ही दिल में उसकी अदाकारी को सराहा था। आपको क्यों लगता है मिस यूसुफ कि आपकी इस कदर बदतमीज़ियाँ देखने के बाद भी मैं आपकी किसी रिक्वेस्ट को कंसीडर करूँगा? अरसलान ने अपने पैन की जेबों में हाथ डाले उसको सर तपा देखते हुए कहा, आप इसके बदले मुझसे कोई भी फेवर ले सकते हैं, लेकिन आप इतने कामयाब बिजनेसमैन हैं, मुझ जैसी छोटी मामूली सी एम्प्लॉय भला क्या ही कोई फेवर देगी आपको? तो ऐसा करें, आप भले मुझे निकाल दें, लेकिन प्लीज़ सारम को नहीं। पलवजा ने उम्मीद भरी नज़र से उसकी आंखों में देखते हुए पलकें झपकी और पूरे 60 सेकंड के लिए अरसलान अहमद ख़ान का जिस्म, उसकी आंखें, उसका सब कुछ जैसे फ्रीज सा हो गया था। सर प्लीज़। उसके इर्तिका से घबरा कर पलवजा ने उसे फिर पुकारा तो वो होश में आया और बेसाख्ता उससे दूर हुआ। न जाने ये कैसा अजीब सा लम्हा था। वो बेखुद सा हो गया था और ऐसा पहली बार हुआ था। बहरहाल उसने खुद को उस लड़की से फासले पर ले जाना ही बेहतर समझा और जाके अपनी डेस्क पर बैठ गया। आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू, अरसल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा और पलवजा के सुनकर होश उड़ गए। सारिम तो कब का नीचे आकर बाहर निकल गया है, फिर ये विशा क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं अब क्या नया कारनामा दे रही है। या अल्लाह, प्लीज़ उसकी नौकरी बचा लें। मैं उसके बगैर इस ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। फरियाल लिफ्ट के पास बेचैनी से चक्कर काट रही थी। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती जिसको घुमा के मैं वक्त को पीछे ले जाती। सारी गलती मेरी है। ना मैं विशा को घर पर छोड़ कर आती, ना वो सारिम के साथ आती और ना ये सब होता। रूहान सी होकर उसने लिफ्ट से ही सर टिका लिया जब एकदम से लिफ्ट खुली और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। सीधा लिफ्ट के अंदर खड़े खिज़र के ऊपर गिरी, जो खुद भी इस उफ्ताद के लिए तैयार न था। इसलिए वो और फरियाल एक साथ लिफ्ट के अंदर ज़मीन पर जा गिरे। हाल कुछ यूँ था कि खिज़र नीचे था और फरियाल उसके ऊपर। फरियाल ने फ़ौरन से उठने की कोशिश की, लेकिन अरसलान अहमद ख़ान के चमचमाते ऑफिस की चमचमाती लिफ्ट का फर्श कुछ इस कदर साफ़ और चिकना था कि वो उठते उठते फिसल गई और उसका सर सीधा खिज़र के सीने से जा टकराया। आई एम सो सॉरी, मुझसे उठा नहीं जा रहा, प्लीज़ मदद करें। शर्म और खौफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ खिज़र ने जब उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखा तो खुद को भी फरामोश कर बैठा। उसने इतनी अनोखी आंखें पहली बार देखी थीं। उन आंखों का रंग शहद की तरह था, लेकिन आंसुओं ने उनको ऐसा बनाया हुआ था कि वो क्रिस्टल से बनी लग रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और जब 2 मिनट गुजरने पर किसी ने लिफ्ट के अंदर कोई बटन नहीं दबाया तो लिफ्ट ऑटोमेटिकली रुक गई और साथ ही उसकी लाइट भी बंद हो गई। लाइट बंद होते ही फरियाल के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और खिज़र जैसे होश में आया था। दिमाग काम करना शुरू हुआ तो सिचुएशन का एहसास भी हुआ। रिलैक्स, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, अभी ऑन हो जाएगी लाइट, मैं हेल्प करता हूँ। आप ऐसा करें, अपना सीधा हाथ मेरे हाथ पर रखें
और उल्टे हाथ को ज़मीन पर रखकर उठने की कोशिश करें। खिज़र ने नरमी से उसे समझाते हुए अपना हाथ आगे किया, जिसको झिझकते हुए फरियाल ने थामा और फिर दूसरे हाथ से ज़मीन पर जोर देकर खड़ी हुई। उसके खड़े होते ही खिज़र भी खड़ा हो गया और लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। बटन का प्रेस होना था कि लिफ्ट में रोशनी हो गई और फरियाल की जान में जान आई, पर हवास उसके अब भी खोए हुए ही थे। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन से गुजरी थी वो कि संभलने में कुछ वक्त तो लगना ही था। मैंने तो लास्ट फ्लोर पर जाना है, आप बता दें आप कौन से फ्लोर पर जाएंगी तो मैं उसका बटन भी प्रेस कर दूं। खिज़र ने उससे पूछा, पर वो जवाब देने के बजाय गायब दिमागी से उसे देखने लगी। खिज़र भी उसको देखने लगा। वो एक की आंखों में खौफ था, शर्मिंदगी थी, जबकि दूसरे की आंखों में अनोखी सी चमक और नरम सा तासुर। उनका मतलूबा फ्लोर आ गया था और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो खिज़र ने पहले उसे बाहर निकलने का इशारा किया और फिर खुद बाहर निकला। पता नहीं विशा और फरी का पहला दिन कैसा गुजर रहा होगा। सब खैर ही हो, अल्लाह करे। वैसे तो जहाँ विशा की मौजूदगी हो वहाँ खैर की उम्मीद करना सरासर बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। जोया ने गहरा सांस लेकर कहा और अपने गले से स्टेथोस्कोप उतार कर टेबल पर रखा। कुछ माह पहले ही उसका MBBS कंप्लीट हुआ था और अब वो कराची के एक मशहूर हॉस्पिटल में हाउस जॉब कर रही थी। आजकल उसकी ड्यूटी इमरजेंसी वार्ड पे लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। इमरजेंसी वार्ड में खूब रश लगा रहता था। हर 5 मिनट बाद कोई नया मरीज़ नाजिल हो जाता था और वो ठहरी सदा की काहिल और सुस्त। जैसे ही मौका मिलता कोई भी कुर्सी या बेड संभाल लेती और अपना महबूब शुगल यानी कि सोने का फरीज़ा अंजाम देती। कई बार तो उसके साथी डॉक्टर्स ने उसे मरीज़ के खाली बेड पर ही सोते हुए पकड़ा था, पर वो भी क्या करती, उसको नींद ही इतनी आती थी। उसका बस चले तो वो दिन के 24 में से 20 घंटे तो सोकर ही गुजार दे। डॉक्टर जोया, जल्दी से वार्ड में चलिए, एक छोटे बच्चे का इमरजेंसी केस आया है और उसके फादर ने आते साथ ही पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लिया है। अभी भी वो आंखें मूंदे बैठी थी कि हड़बड़ाती हुई नर्स ने उसे आकर झंझोड़ा। उसे जल्दी से अपना ओवरऑल दुरुस्त किया और स्टेथोस्कोप उठाकर नर्स के साथ वार्ड की जाने पड़ी। केस किस चीज़ का है? वो जल्दी से बोली। माइनर इंजरी है, शायद बच्चा कहीं से गिर गया होगा, बट उसके साथ में जो भी हैं वो बहुत पैनिक कर रहे हैं, इसलिए बच्चा भी बहुत रो रहा है, नर्स ने उसे आगाह किया। वो नर्स के बताए गए बेड की जाने बढ़ी तो देखा कि एक 4 साल का बच्चा गला फाड़ के रो रहा था, जबकि उसके पास खड़ा आदमी, जिसकी अभी जोया की तरफ पीठ ही थी, वो मुसलसल उस बच्चे को चुप करवाते हुए आसपास खड़े हॉस्पिटल स्टाफ पर बरस रहा था। व्हाट नॉनसेंस, इतनी देर हो गई अभी तक कोई डॉक्टर आया क्यों नहीं? शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सर्विसेज इतनी बुरी। आई एम टेलिंग यू ऑल, अगर अगले 2 सेकंड में मेरे बेटे को देखने कोई डॉक्टर नहीं आया तो मैं अगले 24 घंटे में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। बच्चे के साथ आने वाले आदमी ने उसे सीने से लगाते हुए नर्स को आग उगलती हुई नजर से घूरा। एक्सक्यूज़ मी, जोया ने गला खुंखार के उसको पुकारा। हालांकि इस ज्वालामुखी बने बंदे के सामने उसकी सिट्टी गुम हो गई थी, लेकिन बहरहाल हिम्मत तो करनी ही थी। उसके पुकारने पर जब उस बंदे ने पलट कर देखा तो जोया दंग रह गई। वो आदमी बेइंतहा सहरंगेज शख्सियत का मालिक था। उसकी गहरी सुरमई आंखें इस वक्त गुस्से की शिद्दत से मजीद दिलकश लग रही थी। उस पर उसके माथे पर बना लकीरों का जाल बिलाशुबा वो कुदरत का हसीन शाहकार था। डोंट बी स्टूपिड जोया, ठड़कियों की तरह घूरना बंद करो, ये एक बच्चे का बाप है। जोया ने दिल ही दिल में खुद को सर्जनशी और दोबारा मुखातिब हुई। आप प्लीज़ थोड़ा साइड पर होकर खड़े हो जाएं ताकि मैं बेबी को चेक कर सकूं। जोया ने प्रोफेशनल अंदाज में स्टेथोस्कोप गले में पहनकर उससे कहा, जबकि उसकी बात पर अगले बंदे ने पहले सर से पैर तक उसका अच्छे से मुआयना किया और फिर बोला, आप कौन? जी मैं डॉक्टर जोया। जोया के जवाब पर अगले बंदे के माथों के बलों में इजाफा हो गया। उसे लगा जैसे उसके साथ मजाक किया जा रहा है, क्योंकि जोया दिखने में कहीं से भी MBBS डॉक्टर नहीं लगती थी, बल्कि वो इतनी छोटी और नाजुक सी थी कि देखने वाले उसे टीनेज गर्ल ही समझते थे। जाएं और जाके किसी सीनियर डॉक्टर को बुला के लाएं। मैं अपने बेटे के ऊपर किसी भी मामूली सी इंटर्नी को तजर्बा आजमाई नहीं करने दूंगा। उस आदमी ने जोया को इग्नोर करके सर्द लहजे में नर्स से कहा तो उसकी बात पर जोया का मुंह खुल के रह गया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने से पहले तस्दीक कर लिया करें। मैं कोई इंटर्नी नहीं हूँ, मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ और सॉरी टू से बट हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स इतने छोटे केसेस को डील नहीं करते। बेबी को हल्की सी चोट लगी है
और आप हाइप इतनी क्रिएट कर रहे हैं जैसे खुदा न ख्वास्ता पता नहीं क्या हो गया है। जोया जो कि उसकी पर्सनालिटी से अच्छी खासी इम्प्रेस हो गई थी, उसकी बात पर फ़ौरन तप कर बोली, हाँ ठीक है बंदा हसीन है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उसकी MBBS की डिग्री पर शक करे। भाई दिन रात एक करके हासिल किया था ये मुकाम उसने आखिर को। बच्चा तकलीफ से रोए जा रहा है और ये आपको छोटा केस लग रहा है। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? आपकी डिग्री ने आपको ये सिखाया है? वो गुस्से से आग बगौला होते बोला, देखिए मिस्टर, मेरी डिग्री ने मुझे जो भी सिखाया हो, एक बात का तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया है कि मेरी डिग्री से मुतालिक आपको नॉलेज ज़रा सी भी नहीं है। इसलिए बेहतर है कि चुपचाप साइड पर होकर खड़े हो जाएं और मुझे मेरा काम करने दें। ज़ोया ने फ़ौरन सारे हिसाब बेबाक किए। उसकी बात पर वो बंदा मुट्ठी बंद करके अपना गुस्सा दबाते हुए एक कोने पर हो गया। हे लिटिल चैम्प, व्हाट इज़ योर स्वीट नेम? ज़ोया ने नरमी से बच्चे के बाल सहलाते हुए उससे पूछा तो उसने रोते हुए जवाब दिया, ज़ावियान सुल्तान। ज़ावियान, नाइस नेम बडी। ज़ावियान, स्टॉप क्राइंग। आप तो ब्रेव बॉय हो ना, और ब्रेव बॉयज़ तो नहीं रोते। वो उसको बातों में लगा कर बहला रही थी। मेरी पेन हो रही है बहुत सारी, ज़ावियान ने हिचकियों के दरमियान रोते हुए उसे बताया। पेन हो रही है? अच्छा, अगर मैं प्रॉमिस करूं कि मैं आपके पेन को मैजिक से ख़त्म कर दूंगी, तो क्या फिर आप रोना बंद कर दोगे? ज़ोया ने उसकी मासूम आंखों में झांकते हुए कहा। पीछे खड़ा आदमी खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। आपको मैजिक करना आता है? बच्चा हैरानी से बोला। हाँ जी, बिल्कुल आता है। क्या आप हैरी पॉटर वाली हरमाइनी ग्रेंजर हो? ओह, आपका फेस भी उससे कितना मिल रहा है। ज़ावियान रोना भूलकर दिलचस्पी से ज़ोया के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोला, हाँ, मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ और अब मैं अपने जादू से आपका सारा पेन ख़त्म करने लगी हूँ। आप बस मुझे ये बताओ कि आपको पेन कहाँ हो रहा है। उसके सवाल पर ज़ावियान ने अपने कंधे, कोहनी और घुटने पर इशारा करके बताया। ओके, लेट्स स्टार्ट द मैजिक। ज़ोया ने नर्स को बैंडेज और दूसरी चीज़ें लाने का कहा और साथ ही टेटनस का इंजेक्शन भी तैयार करने की ताकीद की। इतने नर्स आंटी मेरी मैजिक स्टिक लेकर आती हैं, इतने में आप और मैं थोड़ी बातें करें। वो फिर से बच्चे की तरफ मुतवज्जा हुई। जी, पर आप पहले मेरे चाचू को भी बिठा दें, उनकी लेग्स दुखने लगेंगी अगर वो खड़े रहे। ज़ावियान ने पीछे खड़े अपने चाचू को देखकर कहा। वो आपके चाचू हैं? उसने तिरछी निगाहों से उस शख्स को देखते हुए सवाल किया। जी। आपके मम्मी डैडी कहाँ हैं? वो चले गए, वो हल्की सी उदासी से बोला। कहाँ चले गए? उसने नासमझी से सवाल किया। गॉड के पास, मेरे लिए गिफ्ट्स लेने। ज़ावियान की बात पर ज़ोया को धचका सा लगा और उसे इस नन्ही मासूम सी जान पर एकदम से बहुत सारा रहम और प्यार आया। आपको चाचू अच्छे लगते हैं? ज़ोया ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। जी, वो बहुत स्वीट है और ओरियो से भी ज़्यादा स्वीट। वो जोश से अपने प्यारे चाचू के बारे में बताने लगा। हाँ, सही कहा, ओरियो जैसा कड़वा करेला ही है ये खड़ूस इंसान, बात करने की भी तमीज़ नहीं। ज़ोया ने दिल ही दिल में सोचा था। आपको पता है चाचू टीवी पे भी आते हैं? वो स्केल में इजाफा करते हुए एक बार फिर जोश से बोला। क्यों, क्या आपके चाचू कार्टून हैं? ज़ोया की बात पर ज़ावियान खिलखिला के हंसा। नहीं, कार्टून नहीं है, वो न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, उसने अपनी समझ के मुताबिक जवाबन बताया। जर्नलिस्ट हैं? जी, और वो बहुत फेमस भी हैं। उनकी इंस्टाग्राम पे इतनी सारी फॉलोइंग है, आप देखिएगा। वो तो अपने चाचू का फ़ैन लग रहा था। ओके, मैं देखूंगी, उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा। पक्का प्रॉमिस? वो भी मुस्कुराते हुए वादा कर गई। प्रॉमिस। इतने में नर्स सारी चीज़ें तैयार करके ले आई तो ज़ोया ने बातों ही बातों में उसकी बैंडेज कर दी। अब बारी थी इंजेक्शन की। पर आप कैसे देखेंगी? आपने तो मुझसे उनका नाम ही नहीं पूछा। वो फिर से कुछ याद आने पर बोला था। ओह सॉरी, क्या नाम है आपके चाचू का? ज़ोया ने पूछते हुए उसकी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीन हल्के से ऊपर की ताकि उसके बाजू पर इंजेक्शन लगा सके। शोज़ब सुल्तान नाम है मेरे चाचू का, और मेरे एक और चाचू भी हैं, वो भी बहुत स्वीट हैं। ज़ावियान को अपने चाचू और मामू के बारे में बातें करना बेतहाशा पसंद था। दूसरे चाचू का नाम क्या है? ज़ोया ने उससे पूछते हुए अल्कोहल स्वैप से उस जगह को नम किया जहाँ इंजेक्शन लगाना था। खज़र सुल्तान। और मेरे दो मामू भी हैं, उनका भी नेम पूछे ना प्लीज़। बच्चा खासा बातूनी और क्यूट था। बताइए बताइए, उनका नाम क्या है?
जोया ने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा। अरसलान अहमद खान और इबाद आलम। पर पता है, मेरे फेवरेट अरसल मामू हैं, क्योंकि वो मेरे बेस्ट बडी हैं। लेकिन मैं उनसे एंग्री हूँ, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरी रेस देखने आएंगे, पर वो नहीं आए। अब मैं उनसे कुट्टी हो गया। आह! जोया ने महारत से उसको बातों में लगा के इंजेक्शन लगा दिया। कुछ भी नहीं हुआ। सी, एवरीथिंग इज़ गुड। आप तो इतने ब्रेव बॉय हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं रोए इंजेक्शन लगवाते हुए। वाओ! जोया ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा। तो जावियान, जो कि आंखों में आंसू लाते हुए रोने की तैयारी पकड़ चुका था, झट से रोना भूलकर मुस्कुराने लगा। थैंक यू हरमाइनी ग्रेंजर, आप बहुत स्वीट हैं। जावियान ने ब्लश करते हुए मासूमियत से कहा। तो जोया और साथी स्टाफ ने ज़ोरदार कहका लगाया। क्या? पलवशा ने उसकी बात पर हैरानी के समंदर में गौताज़न होते कहा। इट्स अ बिजनेस प्रपोजल? अरसलान ने उसकी आंखों में देखते हुए वजाहत दी थी। ओह! उसने गहरा सांस खारिज किया। मैं मिस्टर सालिम को अगेन जॉब अपॉइंट कर दूंगा, बट इसके लिए आपको मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। वो उसके चेहरे पर नज़रें गाड़े बात कर रहा था। कैसा एग्रीमेंट? पलवशा ने चंबे से पूछा। आप इस ऑफिस में एज एन अकाउंटेंट इंटर्नशिप नहीं करेंगी, बल्कि आप एज अ सेक्रेटरी काम करेंगी, माय पर्सनल सेक्रेटरी, एंड अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकलशिप rules, you will not be allowed to leave this company till 3 years. अरसलान ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे बताया। मैं ऑफिस कैंटीन में एज अ शेफ़ काम करने को भी तैयार हूँ, पर सिर्फ इस कंडीशन पर कि आप सारिम को ऑफिस से नहीं निकालेंगे। पलवशा ने कुछ देर सोचने के बाद एग्री करते हुए कहा। अगर आप मेरी कंडीशन एक्सेप्ट करती हैं तो मैं उनको इस मैटर की वजह से अब कभी नहीं निकालूंगा। हाँ, लेकिन उनसे दूसरी कोई गलती अगर कभी सरजद हुई तो मैं उन्हें फिर कोई रियायत नहीं दूंगा। वो ज़रा सख्त लहजे में बोला था। ओके। पलवशा के लिए यही बहुत था कि उसने सारिम की नौकरी बचा ली, और उसे पता था कि सारिम मेहनती है, इसलिए उससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हैं। गो एंड ग्रैब योर स्टफ फ्रॉम योर डिपार्टमेंट टू दिस डिपार्टमेंट। मैं तब तक एग्रीमेंट पेपर्स बनवाता हूँ, एंड वंस यू साइन दोज पेपर्स आई विल गिव यू द अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ योर बिलवड सालिम हैदर। अरसलान के बिलवड सालिम हैदर बोलने पर पलवशा ने उसे घूरा, लेकिन बोली कुछ नहीं। ओके सर कहकर उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मिस पलवशा, अरसलान ने उसे पुकारा था। यस सर, उसने गर्दन मोड़ते इस्तफसार किया। अपना सामान लाकर स्मारक के रूम में रखिएगा, वो ही आपका रूम होगा। बट सर, व्हाट अबाउट मिस अस्मारा? वो कंफ्यूज रही। वो ऑलरेडी रिज़ाइन करने वाली हैं, उनकी शादी हो रही है। ओके सर, उसने कंधे उचकाते जवाब दिया। नाउ यू कैन गो, और जाते हुए मिस अस्मारा को मेरे रूम में भेज दीजिएगा। पलवशा सर इस बात में हिलाती रूम से बाहर निकल आई और गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। अजीब खौफनाक आंखें भई सर की, ऐसे कोई घूरता है भला किसी को? अस्मारा को सर का पैगाम देकर वो लिफ्ट की जाने बढ़ी तो देखा सामने फरियाल किसी लड़के के साथ खड़ी थी। वो एक आईब्रो चढ़ाए कमर पर हाथ रखे उनकी जाने बढ़ी थी। लिफ्ट से बाहर निकलकर फरियाल कंफ्यूज सी खड़ी थी, क्योंकि खिज़र उसके पास से जा ही नहीं रहा था। वो जाता तभी तो वो बॉस की सेक्रेटरी से पलवशा का पूछती। आपको कोई काम था मुझसे? फिर आखिर फरियाल ने हिम्मत मुश्तमा करके उससे पूछ ही लिया। जी नहीं, एक्चुअली मैंने आपको यहाँ फर्स्ट टाइम देखा है। क्या आप न्यू कमर हैं? वो उसकी तरफ देखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठा। जी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। आज फर्स्ट डे है मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। ओह, तो फिर इस डिपार्टमेंट में कैसे आना हुआ? खिज़र बिला वजह बात से बात निकाल रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था, इस सवाल का जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। वो एक्चुअली मेरी तरह मेरी कज़न का भी यहाँ आज फर्स्ट डे था, एंड वॉज हर बैड लक कि वो फर्स्ट डे ही बाय मिस्टेक इस कंपनी के ओनर से भिड़ गई। अब उन्होंने उसे रूम में बुलाया है उसका रेजिग्नेशन लेटर उसे देने के लिए। फरियाल ने झिझकते हुए उदास लहजे में उसे सारा माजरा सुनाया। अगर आप कहें तो मैं बॉस से बात करके देखूं इस सिलसिले में, हो सकता है कि वो उसे ना निकाले, उसने ऑफ़र की थी। पर वो आपकी बात क्यों मानेंगे? ओह माय गॉड, कहीं आप उनके भाई तो नहीं? फरियाल ने खौफज़दा होकर पूछा, क्योंकि ड्रेसिंग से वो इंतहाई एलीट क्लास का लग रहा था, तो हो सकता था कि वो बॉस का भाई या फिर दोस्त हो। और अगर ये सच हुआ
तो फिर तो विशा के साथ साथ उसकी भी छुट्टी हो जाती, क्योंकि जिस बुरी तरह वो उस बंदे पर गिरी थी यकीनन उसका बुरा तासुर ही गया होगा। फरी के ख्यालात के बेलगाम घोड़े दौड़े चले जा रहे थे जब खिज़र ने उसके चेहरे पर खौफ देखकर उसे सच ना बताने का फ़ैसला किया। अरे नहीं नहीं, मैं उनका भाई नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह यहाँ एक एम्प्लॉय हूँ, उधर हेड डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। मैंने सोचा कोशिश करके देख लेता हूँ आपकी कज़न के लिए। खिज़र ने झूठ गढ़ते हुए उसे फौरी तसल्ली दी। ओह, अगर आप ऐसा कर सकते हैं उसके लिए रिक्वेस्ट तो प्लीज़ ज़रूर करें, मैं उसके लिए आपकी हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। फरियाल ने पूर्वउम्मीद नज़रों से उसे देखते हुए कहा। श्योर, आप मुझे अपनी कज़न का नेम और डिपार्टमेंट बता दें और अपना नंबर मुझे दे दें। वो सरसरी अंदाज में बोलता उससे नंबर मांग गया था। मेरा नंबर क्यों? फरियाल ने घबरा कर पूछा। ताकि बॉस से बात करके मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर सकूं कि बात बनी या नहीं। बेफिक्र है मिस, मैं आपको मैसेजेस करके तंग नहीं करूंगा। शरीफ लड़का हूँ, इतना अंदाज़ा तो आपको लिफ्ट में हो ही गया होगा। खिज़र ने शरारत से मुस्कुराते हुए उसे देखा। फरियाल वाकई दिल ही दिल में उसकी शराफत से कायल हुई थी। वो बेशक एक शरीफ लड़का ही था, तभी तो उसने एक जेंटलमैन की तरह लिफ्ट वाली सिचुएशन संभाली, वरना कोई और होता तो यकीनन उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकता था। हे मिस जे ड्रीमर, कहाँ खो गई? अगर आप नंबर देने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो उसने दाने सा बात अधूरी छोड़ दी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप लिख लें मेरा नंबर और फिर सर से बात करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। फरियाल ने उसको अपना नंबर लिखवा कर पलवशा का नाम और डिपार्टमेंट भी बताया था। एंड व्हाट इज़ योर क्यूट नेम? खिज़र ने नंबर सेव करते हुए उससे पूछा। न जाने क्यों नंबर लेकर उसकी आंखें मुस्कुराने लगी थीं, उनकी चमक में इजाफा हुआ था। फरियाल, फरियाल अजीम। फरियाल ने झिझकते हुए अपना नाम बताया। एंड माई सेल्फ खिज़र सुल्तान, नाइस टू मीट यू मिस फरियाल। खिज़र ने अपना तारुफ करवाते हुए हाथ मुसाफे के लिए आगे बढ़ाया, जिससे फरियाल ने थोड़ा झिझकते हुए थाम लिया। खिज़र ने उसके हाथ को हौले से दबाकर छोड़ दिया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। एन उसी लम्हे पलवशा वहाँ पहुँची और आते साथ ही खिज़र से माजरत करती हुई वो फरियाल का हाथ थाम कर लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने से पहले खिज़र ने एक आखिरी नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो उसे नहीं देख रही थी, बल्कि वो ज़मीन पर देखती किसी गहरे ख्याल में गुम नज़र आ रही थी। इस मुख्तसर सी पहली मुलाकात में फरियाल 4 बार ख्यालों की दुनिया की सैर करके आ चुकी थी। पता नहीं क्यों वो इतना सोचती थी। लिफ्ट बंद होने पर खिज़र ने गहरी सांस भरते हुए सोचा और अरसलान के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया है, अच्छे से तसल्ली कर लें आप कि मुझ जैसी जूनियर इंटर्नी ने सही ट्रीटमेंट किया भी है या नहीं, और तसल्ली करने के बाद आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं। ज़ोया ने जावियान से फारिग होकर शोज़ब की तरफ आते तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा और उसकी जूनियर इंटर्नी वाली बात उसे वापस लौट आई। थैंक्स, शोज़ब ने सर्द लहजे में कहा और जावियान की तरफ बढ़ गया। बदतमीज़, घमंडी, जाहिल इंसान। पता नहीं क्यों ज़्यादा पैसे आ जाने के बाद लोगों के अंदर की तमीज़ खो जाती है। ओह, हो सकता है अपनी तमीज़ बेचकर ही वो पैसा ये लोग कमाते हैं। शोज़ब की पुष्ट को शोला बार निगाहों से देखते हुए ज़ोया ने दाँत पीस से दिल में सोचा, हरमाइनी ग्रेंजर, क्या मैं आपसे मिलने दोबारा आ सकता हूँ? जावियान ने शोज़ब की गोद में चढ़ते हुए मासूमियत से ज़ोया से पूछा। हाँ बिल्कुल, आपका जब दिल चाहे आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। आप आना, फिर हम मिलकर बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स ट्राई करेंगे। ज़ोया की बात पर जावियान ने खुशी से सर हाँ में हिलाया था और वो आज बहुत खुश था। उसे एक फ्रेंड जो मिल गई थी। व्हाट्सअप बडी, सुना है आज तो तू वैम्प मूड में है, ऑफिस वर्कर्स को डरा रहा है, निकाल रहा है, खैर तो है ना ब्रो? खिज़र अरसलान के ऑफिस में जाकर कुर्सी पर बैठा और पाँव टेबल पर रखते हुए शरारती लहजे में बोला, तुझे कैसे पता ये सब? ओह, डोंट टेल मी कि उस ड्रामा क्वीन ने तुझे रोककर अपनी झूठी या सच्ची कहानी सुनाई है। अरसल ने बेजारी से उसे देखते हुए कहा। यार ड्रामा क्वीन तो ना बोल उसे, मुझे तो अच्छी खासी सुलझी और डिसेंट सी बंदी लगी। खिज़र ने उसकी बात पर हैरानी से कहा। डिसेंट? डिसेंट का डी भी नहीं है उसमें। चलती फिरती आफत है, इंतहाई बदतमीज़ और अनप्रोफेशनल लड़की, जिसको ऑफिस में कैसे रहना है, किससे कैसे बात करनी है, किसी चीज़ की उसे कोई तमीज़ नहीं है। अरसल बुरी तरह तपा बैठा था। खैर अब तू ज़्यादती कर रहा है, मुझे तो वो अच्छी खासी संजीदा और शर्मीली लगी।
जितनी देर मेरे साथ लिफ्ट में रही बेचारी शर्माई घबराई सी रही। तुझे वैसे भी लड़कियों से अब एलर्जी होने लगी है, अपनी तो तू बात ही ना कर। खिज़र को तो अरसल की बात दिल पर ही लग गई थी। क्यों लगी थी, इस क्यों का जवाब तो उसके पास भी ना था। अबे भाई, तेरे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले वो मेरे ऑफिस से निकली है। इतने मुख्तसर से अरसे में वो तेरे साथ लिफ्ट में कब चली गई और तुझे इतनी लंबी स्टोरी सुना बैठी? अरसलान ने झुंझला कर पूछा था। तेरे ऑफिस से निकले 1 मिनट? 1 मिनट? तू किसकी बात कर रहा है? वो कुछ कुछ समझते हुए बोला। उसी की जिसकी तू कर रहा है। वो हाथ में मौजूद पेपर पढ़ने से जमाए बोला था। मैं किसकी कर रहा हूँ? अब वो भी कंफ्यूज हो चुका था। अबे भाई, क्या वापस से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है तूने? अजीब बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तू और मैं मिस पलवशा यूसुफ की ही तो बात कर रहे हैं। अरसलान का मीटर खिज़र की बेतुकी बातों पर शॉर्ट हुए जा रहा था। ओ नहीं भाई, मैं पलवशा की नहीं, उसकी कज़न की बात कर रहा हूँ। फरियाल, फरियाल अजीम। मेरे साथ जो डिसेंट सी लड़की लिफ्ट में थी वो फरियाल थी। खिज़र सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करते हुए बोला। वाह भाई, तू सही है, क्या किस्मत पाई है तूने। तुझसे सारी शरीफ शर्मीली हयादार डिसेंट लड़कियां टकराती हैं और एक मैं हूँ जिससे ये पलवशा यूसुफ जैसी स्टूपिड ड्रामा क्वींस टकराती हैं। वाह मेरे मौला तेरी कुदरत। अरसलान ने दुहाई देते हुए कहा तो खिज़र ने बेसाख्ता कह के लगाया था। भाई, सुलझे हुए लड़कों से सुलझी हुई लड़कियां ही टकराती हैं और बिगड़े हुए लड़कों से बिगड़ी हुई लड़कियां। देख, आज साबित हो गया। खिज़र ने हंसते हुए उसे मज़ीद तपाया तो अरसलान ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाकर उसे दे मारा, जिसे उसने बड़ी महारत से हंसते हुए कैच कर लिया। बकवास ना कर, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है। वो कुर्सी की बैक से गर्दन टिकाते हुए उसे वार्न कर गया। अच्छा चल, ठंडा हो जा। कोई नहीं, होता है, चलता है, दुनिया है। तू इतना दिल पे ना ले उसकी बदतमीज़ियों को और उसका रेजिग्नेशन लेटर कैंसिल कर। वो उसको कूल करने की कोशिश करने लगा। अच्छा, पहले ये बता कि तू क्यों चाहता है उसको वापस से ऑफिस में रखना? तू तो अभी तक उससे मिला भी नहीं, उसको जानता भी नहीं। वो उसको मशूक नज़रों से देखते हुए बोला। भाई, उससे नहीं मिला लेकिन उसकी कज़न से मिला हूँ। और देख, मैं उससे वादा कर चुका हूँ कि मैं उसकी कज़न की नौकरी बचा लूँगा तुझसे बात करके। खिज़र ने उसको असल बात बताई। ओह आई सी, मतलब ये पूरा ख़ानदान ही ऐसा है। एक कज़न बदतमीज़ी करती है, दूसरी कज़न बॉस के भाइयों को इमोशनल करके नौकरी बचवाती है। इंटरेस्टिंग, अरसलान ने तंज़ी अंदाज में कहा तो खिज़र ने नागवारी से उसे टोका। डोंट बी सो रूड ब्रो। एक लड़की की वजह से तो ऐसे ही पूरे ख़ानदान को जज मत कर। फरियाल को तो पता भी नहीं था कि मेरा तुझसे कोई लिंक है। वो तो इस बात का ख्याल आने पे ही इतनी खौफज़दा हो गई थी कि फिर मैंने ही उसे झूठ बोल दिया कि मेरा तुझसे कोई लिंक नहीं, मैं भी यहाँ का एक वर्कर ही हूँ। वो उसकी बात का बुरा मना गया था। आर यू सीरियस? ओह माय गॉड, तूने उसको ये बोला कि तू यहाँ का वर्कर है? चल बेटे, आज से तुझसे भी काम करवाऊँगा। अरसलान ने हंसते हुए उसे छेड़ा। करवा कर दिखा ली कोई काम मुझसे तू, मैं भी मान जाऊँगा फिर तुझे। खिज़र ने भी हंसते हुए उसे चैलेंज किया। वैसे मुझे भी दिखाना कभी अपनी वो मिस फरियाल अजीम। मैं भी उस अजीम लड़की का दीदार करना चाहता हूँ जिसने तुझे पहली ही मुलाकात में इतना ज़्यादा मुतासर कर दिया। वो उसको छेड़ते हुए बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे तो बस आदत है राई का पहाड़ बनाने की। अरसल के छेड़ने पर खिज़र ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अरसलान, खिज़र और शोज़ब तीनों बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे से बहुत करीब थे। उनकी जान बसी थी एक दूसरे में। जब अरसलान की बहन की शादी शोज़ब और खिज़र के बड़े भाई से हुई तो उन तीनों की दोस्ती और पक्की हो गई। और फिर वो दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें अरसलान ने अपनी बहन और शोज़ब और खिज़र ने अपने भाई को खो दिया। उसके बाद इन तीनों की ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर बदल गईं। लेकिन ज़िंदगी के इस बुरे वक्त में भी वो तीनों साथ रहे और एक दूसरे को संभाला। वो सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई थे। अरसलान और खिज़र की नॉन स्टॉप बातों का सिलसिला जारी था जब अरसलान के फ़ोन पर आने वाली कॉल ने उनको मुतवज्जा किया। हेलो, अरसलान ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। व्हाट? ओह माय गॉड, कैसे? एकदम ही अरसलान के चेहरे का रंग उड़ा था। दूसरी जानिब से मिलने वाली खबर पर उसकी शक्ल देखकर खिज़र को भी गड़बड़ का एहसास हुआ। कैसे गिरा? ज़्यादा तो नहीं लगी उसे? क्या वो ठीक है? तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में हो बताओ, मैं और खिज़र अभी वहाँ पहुँचते हैं। अरसलान ने फ़ौरन अपने सामने रखी फ़ाइल बंद करते हुए कार की कीज़ उठाई। रिलैक्स ब्रो, जावी अब ठीक है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस आज रेस थी उसकी तो उसी में गिर गया।
बैंडेज करवा दी है मैंने हॉस्पिटल से। अब उसको डेल फ्राइव लेकर जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने। तू आराम से अपना काम कर ले, मसला नहीं है। ही इज़ फाइन नाउ। जोसेफ ने उसे इत्मीनान दिलाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि जावी के गिरने की खबर सुनकर अरसलान और खिज़र कभी नहीं रुकेंगे। नहीं, काम जावी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम दोनों डेल फ्राइव पर ही वेट करना। मैं और खिज़र थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहे हैं। अरसलान ने जोसेफ को आगाह करते हुए कॉल बंद कर दी। क्या हुआ? जावी गिर गया यार स्कूल में। जोसेफ के साथ है अभी। अब बैंडेज करवा कर वो दोनों डेल फ्राइव गए हैं। चल जावी को हम देखाएं। अरसलान ने खिज़र के पूछने पर बताया तो वो भी सर हिलाता खड़ा हो गया। मैडम, ज़रा मुझे बताना पसंद करेंगी आप कि वो कौन लड़का था? ऑफिस कैफ़े में पलवशा और फरियाल आमने सामने बैठी टेबल पर रखे मोल्टन लावा केक से लुफ्तंदोज़ हो रही थी जब पलवशा ने खशमगी नज़रों से फरियाल को देखते हुए पूछा, कौन कौन लड़का? किसकी बात कर रही हो तुम? फरियाल ने घबरा कर उसे देखा। वो ही जिसके हाथों में हाथ डाले लिफ्ट के पास खड़ी आप जनाब किसी और ही दुनिया की सैर को निकली हुई थी। गोया पलवशा के अंदर CID के SP की रूह आ गई थी। अस्तगफिरुल्लाह विशी, तुम कैसी बातें कर रही हो? फरियाल ने बेदक कर कहा। हाँ हाँ, इधर अस्तगफिरुल्लाह और उस प्रिंस चार्मिंग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह। क्या चक्कर है बेटा? सीधा शराफत से बोल दो। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू समझ रही है। मैं तो आज पहली बार मिली थी उस लड़की से और मिलते ही इतना शर्मनाक हादसा हो गया यार विशा, तुझे क्या बताऊँ। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आखिर मैं हर जगह इतनी गिरती पड़ती क्यों रहती हूँ? दुनिया का हर एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे साथ ही रोनमा क्यों होता है? फरियाल ने रोहन से होकर इस्तफसार किया। हुआ क्या है इमोशनल क्वीन, पूरी बात तो बता। पलवशा ने ठंडी कोक का बड़ा सा सिप लेते हुए उससे सवाल किया था। वो तीनों क्वींस ही थी। पलवशा यूसुफ ड्रामा क्वीन, फरियाल अजीम इमोशनल क्वीन और जोया अजीम गॉसिप क्वीन। ये उनके निकनेम्स थे जिन पर वो तीनों पूरी तरह फिट बैठती थीं। पलवशा के पूछने पर फरियाल ने उसे सारी दास्तान ए से ये तक सुना डाली, बस नंबर देने वाली पार्ट को स्किप कर दिया। वैसे तो वो पलवशा और जोया से कुछ नहीं छुपाती थी, पर पहली बार उसने एक बात छुपा ली, न जाने क्यों। OMG, हाउ रोमांटिक। मतलब तू उस हैंडसम के ऊपर गिरी और फिर लाइट बंद। ओहो, मुझे तो सोच के ही कुछ कुछ हो रहा है। फरी, डिटेल में बताना पूरा सीन प्लीज़। पलवशा ने शरारत से चहकते हुए उसकी जानिब ज़रा सा झुककर राज़ाना अंदाज में मिन्नत समाजत करने लगी। तौबा सख्फा विशा की बच्ची, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। अपने ख्यालात के घोड़ों को लगाम डाल, वरना यहाँ इसी कैफ़े में तू सबके सामने मुझसे पिट जाएगी। फरियाल ने विशा के छेड़ने पर बुरी तरह झेपते हुए कहा और साथ उसकी कलाई पर जोर से हाथ मारा। पता नहीं क्यों पर पलवशा की बात पर उसके गाल एकदम ही अनार की मानंद सुर्ख हो गए थे। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था तो ये गालों की सुर्खी में भला इजाफा क्यों हुआ? पलवशा भी उसे छेड़ने से बाज न आई थी। फरियाल ने दिल में अपने नंबर वाली बात छुपाने पर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर उसको नंबर का पता चलता तो उसकी मज़ीद लव स्टोरी फ़र्ज कर लेनी थी। चैम्प, ये क्या कर लिया यार तुमने खुद को? अरसल ने कार की चाबी को टेबल पर रखकर जावियान के बराबर में बैठते हुए कहा। डोंट मेक इट अ बिग डील मामू। मेरी हरमाइनी ग्रेंजर ने कहा है कि मैं ब्रेव बॉय हूँ, एंड ब्रेव बॉयज़ ऐसी छोटी छोटी चोट पर बिल्कुल नहीं रोते। जावियान ने आइसक्रीम से भरे मुंह के साथ उसको जवाब दिया। हरमाइनी ग्रेंजर, ये कौन है? अरसल और खिज़र ने नासमझी से जावियान और जोसेफ को देखा। हरमाइनी ग्रेंजर मेरी न्यू फ्रेंड है और वो बहुत प्रीटी हैं। आपको पता है उसको मैजिक भी आता है और उसने मेरे हैंड पर किस भी की थी। आई रियली लाइक हर। जावियान एक्साइटेड होकर हरमाइनी ग्रेंजर के बारे में बताता आखिर में सुर्ख गालों के साथ गया हुआ। वो किसी टीन एज लवर बॉय की तरह शर्मा रहा था। उसकी शक्ल देखकर खिज़र, अरसल और जोसेफ एक साथ हंसे थे। और ये न्यू फ्रेंड आपने कब बनाई और कहाँ बनाई? खिज़र ने मुस्कुराते हुए पूछा। आज ही हॉस्पिटल में। वो मेरे पास आई और उसने मैजिक से मुझे इस तरह इंजेक्शन लगाया कि मुझे पेन भी नहीं हुआ चाचू। वो इतनी क्यूट सी डॉल है। मैं कल उसके पास जाऊंगा और उसे घर ले आऊँगा। जावियान तो पहली मुलाकात में जोया का आशिक हो गया था। अबे टिड्डे, इतना सा तो तू है, ये इतना सा माइक्रोवेव के डब्बे में आसानी से पैक हो जाने जितना, और बात कर रहा है अपनी से डबल उम्र की डॉक्टर को घर लाने की। बेटे, पहले थोड़ा बड़ा हो जा। ज़रूरी थोड़ी है कि तू भी अपने मामू और चाचू जैसी ही आदतें अपनाए। इंसान बन, अरसलान ना बन।
खिज़र ने जावियान के सर पर चिपट लगाते कहा तो जावियान और अरसलान दोनों ने एक साथ उसे घूरा था। चाचू, एज से कुछ नहीं होता, मैं उसको अपनी मामी बनाकर ले आऊँगा। क्यों मामू, आप करोगे ना मेरी फेवरेट विश से शादी? जावियान ने आंखों में अनोखी चमक लिया अरसलान को देखते पूछा, जिस पर उसने अपने दोनों कानों को हाथ लगाया था। ना बाबा ना, पहले ही मेरे ऑफिस में एक चुड़ैल आ चुकी है मेरी असिस्टेंट बनकर, ऊपर से दूसरी चुड़ैल को घर लाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, उसे अपने चाचों में से किसी एक की डॉल बनाकर घर ले जाओ। मुझे तो विचेस से बहुत डर लगता है भाई, मैं तो उसे नहीं ला सकता। खिज़र ने भी फौरी हाथ उठा लिए। आप दोनों कितने ड्रामेटिक हो। मैं शोज़ब चाचू की बारबी बनाकर ले आऊँगा अपनी हरमाइनी को। शोज़ब चाचू बहुत अच्छे हैं, वो मुझे किसी चीज़ से मना नहीं करते, है ना शेज़ी चाचू? जावियान ने शोज़ब को देखकर पूछा तो खामोशी से आइसक्रीम खाते शोज़ब को बुरी तरह खांसी का दौरा पड़ा था। वो 5 फुट 3 इंच की छोटी बदतमीज सी डॉक्टर का ख्याल ही उसके लिए शदीद नागवार गुजरा था। हाँ डन, बस अब हम आपकी हरमाइनी ग्रेंजर को शोज़ब चाचू की ही बारबी बना कर लाएंगे। खिज़र ने शोज़ब के खांसे पर शरारत से उसकी तरफ देखकर कहा तो शोज़ब ने उसे सख्त घूरी से नवाजते हुए पानी से भरा गिलास लबों से लगाया था। OMG, इतना कुछ हो गया और तुम दोनों मुझे अब बता रही हो? रात को अफ्तारी करके हस्ब आदत वो तीनों लॉन में टहलते हुए वॉक कर रही थीं और अपने पूरे दिन की रुदात एक दूसरे को सुना रही थीं जब फरियाल और परवशा की कहानी सुनकर जोया की चीख निकली। एक तो जोया, मैं तेरे ना इस फटे हुए ढोल से सख्त आजिज़ हूँ, और चीख करके आप पूरे घर में ऐलान करना है। पता भी है कि हमारे कारनामे घर वालों की नॉलेज में आने पर तीनों की एक साथ ही सुथरी होनी है। परवशा ने जोया की कमर पर धमोका जड़ा। ओई अम्मा, अच्छा ना, अब मारो तो मत। इतने इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और रोमांटिक सीन्स पर एक्साइटेड होना तो ह्यूमन नेचर है ना यार, भला मेरा क्या कसूर? जोया ने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा, तो ये बता कि तुझे हम कब बताते? घर आकर फ़ौरन बता दिया, अकेला टाइम मिलते ही, फिर भी तू कह रही है कि अब बता रहे हो। फरियाल ने उसे खफगी से देखा। अरे भाई, मोबाइल भी किसी बला का नाम है, इसका तुम दोनों सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीखो, और जब भी कोई ऐसा वैसा सीन हो ऑफिस में तो मुझे फ़ौरन कॉल खड़का दिया करो। जोया के अंदर की गॉसिप क्वीन हर वक्त गॉसिप के लिए रेडी रहती थी। बहन, तू इंतहाई कोई वेली डॉक्टर है। पलवशा ने मायूसी से सर हिलाते जोया की अकल पर मातम किया था। साथ ही वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसने सारिम को सॉरी के मैसेजेस किए थे, पर सारिम ने उनको सीन करने की जहमत भी नहीं की थी। वो महज ठंडी सांस भरकर रह गई। जब से वो लोग शादी की उम्र में आए थे तब से उसकी और सारिम की बहुत लड़ाई होने लगी थी। हफ्ते में 3 दिन तो नाराज़गी में ही निकल जाते थे और ठीक से बात भी नहीं होती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारिम का उसे दिल भर गया हो, और ये ख्याल ही उसकी जान हलकान किए जा रहा था। मनपसंद इंसान की लापरवाही और बेतवज्जी इंसान को ओवर थिंकर बना देती है, और फिर सोचों का जाल इंसान को कुछ इस तरह जकड़ता चला जाता है कि इंसान नफसियाती मरीज़ बनकर रह जाता है। उसने बचपन से ही सारिम के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। वो ख्वाबों को हकीकत बनाकर जीना चाहती थी, पर उसके लिए सारिम का साथ ज़रूरी था, जो कि उसे मैसर नहीं था। सारिम उसे ज़बानी तो मोहब्बत ज़ाहिर करता था, पर अब उनके बीच वो बात नहीं रही थी जो कभी पहले हुआ करती थी। सारिम उसकी शादी के मैटर को सीरियस नहीं ले रहा था, और रुबाब बेगम अब संजीदगी से उसके लिए आने वाले तमाम रिश्तों पर गौर कर रही थी। मामू, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरसल अपने कमरे में बेड पर नीम तराज लैपटॉप खोले ऑफिस का कोई काम कर रहा था जब जावियान हाथ में अपना डोरेमोन लिए उसके कमरे में आया। जी मेरा बच्चा, आपको पूछने की क्या ज़रूरत? जावियान के आते ही अरसलान ने हमेशा की तरह फ़ौरन अपना सारा काम एक साइड पर किया और पूरी तवज्जो जावियान पर मरकूज़ कर दी। ये उसकी आदत थी। वो कभी भी जावियान की मौजूदगी में उसके अलावा किसी दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं देता था। मामू, मेरे स्कूल की वेकेशंस है, तो क्या हम कहीं एंजॉय करने जा सकते हैं? प्लीज़ मामू, जावी ने पूरी उम्मीद नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जब बोलोगे, जहाँ बोलोगे मामू आपको लेकर जाएंगे। हुक्म करो, बस कहाँ जाना है? अरसल ने प्यार से उसके माथे से बाल हटाते हुए उससे पूछा। मुझे वंडरलैंड जाना है, जावियान ने झट से फरमाइश की। वंडरलैंड? पर वहाँ तो आप इतनी बार जा चुके हो, सारी राइड्स कर चुके हो। अगर आप चाहो तो हम जापान की ट्रिप अरेंज करके डिज्नीलैंड भी जा सकते हैं, अरसल ने उसे ऑफ़र की।
नो मामू, मुझे वंडरलैंड ही जाना है, और वो भी अपनी हरमाइनी ग्रेंजर के साथ। आप मुझे कल उनके पास लेकर जाओ ना प्लीज़, ताकि मैं उनको वंडरलैंड साथ चलने के लिए मना सकूं। जावियान की बात पर अरसलान सोच में पड़ गया। वो जावी के मामले में सिवाय अपने फैमिली मेम्बर्स के किसी दूसरे पर एतमाद नहीं करता था, तो फिर कैसे वो उसको एक अजनबी डॉक्टर के साथ जाने दे सकता है। पता नहीं वो कौन है, कैसी है। खुदा न खास्ता कहीं वो जावी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जावी बेबी, हरमाइनी तो हॉस्पिटल में बिजी होगी ना, हम मरियम मामी और इबाद मामी के साथ चलते हैं। अरसल ने उसे बहलाने की कोशिश की। नो नो नो, मुझे मरियम मामी के साथ नहीं जाना, मुझे हरमाइनी के साथ जाना है तो जाना है। प्लीज़ मामू, प्लीज़ प्लीज़ मान जाइए ना। जावियान ने उसका घुटना हिलाती जिद की, और अरसलान अहमद खान अपनी जान से अजीज़ भांजे की फरियाद रद्द ना कर सका, और कल हॉस्पिटल जाकर जावी की हरमाइनी से मिलने का वादा कर लिया। यू आर द बेस्ट मामू ऑफ द वर्ल्ड। उसके मान जाने पर जाविया ने उसे ज़ोर से हक करते अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। वो ऑफिस पहुंचने में अपने मुकर्ररा वक्त से आधा घंटा लेट हो चुकी थी, जब ही अपने ऊपर नाजिल होने वाली अरसल नामी बला से खुद को महफूज रखने के लिए वेट कर रही थी। मिस पलवशा, आप लेट हैं। सर ने कहा था कि जैसे ही आप हैं आपको फ़ौरन उनके रूम में भेजूं। अस्मारा ने खुश्क लहजे में आते साथ ही उसका फरमान जारी किया। लो जी, हो जाओ सुबह ही सुबह अपनी सुथरी करवाने के लिए तैयार मैडम पलवशा। हिटलर बॉस ने यकीनन तेरे लेट आने पर तेरी इज्जत का फालूदा, कस्टर्ड, ट्राइफल सब बना देना है। और एक तो ये हिटलर की एक्स असिस्टेंट सड़ू रोबोट। पलवशा को वो बंदी रोबोट जैसी लगती थी, मतलब अस्मारा के फेस पर कोई इमोशन ही नहीं आता था। वो कल भी उसको पूरा टाइम इतने संजीदा चेहरे के साथ दिखी, और आज भी लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है इसमें। पलवशा ने दिल ही दिल में सोचा, और अरसलान के रूम का दरवाज़ा नॉक किया। कम इन। दरवाज़ा खुलने पर अरसल की नज़र जैसे ही पलवशा पर पड़ी, उसके अच्छे खासे मूड की बैंड बज गई। वो जब जब उसकी शक्ल देखता था, उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ता चला जाता था। मिस पलवशा, आप पूरे 33 मिनट 10 सेकंड लेट हैं। उफ़, ये सेकंड्स का हिसाब कौन रखता है भला। अरसलान की सर्द आवाज़ पर पलवशा ने कूदकर सोचा। जी सर, सॉरी सर, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत था तो इसलिए लेट हो गई। पलवशा ने दुनिया का सबसे घिटा पिटा बहाना गढ़ा। तो कल से आप ट्रैफिक में लगने वाले टाइम का मार्जिन रखकर घर से निकलेंगी। ये मेरा ऑफिस है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं जो कभी भी कोई आए। यहाँ लोगों के आने और जाने की टाइमिंग मैं डिसाइड करता हूँ। आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लास्ट चांस। पलवशा ने मुठ्ठियाँ भेजते गुस्से को कंट्रोल किया और जबरन मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। आज शाम को तुर्की का डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ कल मॉर्निंग में हमारी मीटिंग है। हम लोग पहले भी उन लोगों के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑफ ओवरऑल कोलैबोरेशंस विच वी हैड विद देम अर्लियर। अस्मारा के पास जाएं, वो आपको गाइड करेंगी कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। ओके सर। पलवशा ने ध्यान से अरसलान की पूरी बात सुनी और सर हामी हिलाकर जवाब दिया। व्हाट, आप अभी तक गई क्यों नहीं? क्या आपको कुछ पूछना है? उसको वहीं खड़े देखकर अरसलान ने फाइल से सर उठाकर उससे पूछा। नो सर, वो आई मीन यस सर, एक्चुअली मुझे आपसे सारिम के अपॉइंटमेंट लेटर से रिलेटेड पूछना था। पलवशा ने हिचकिचाते हुए पूछ ही लिया वो सवाल जो कब से उसके दिमाग में घूम रहा था। मिस पलवशा, आपकी और मिस्टर सारिम की बेहतरी इसी में है कि ऑफिस आवर्स में एक दूसरे का जिक्र कम से कम करें। एंड मिस्टर सारिम को उनका अपॉइंटमेंट लेटर कल ही मेल कर दिया गया था। अरसलान अहमद खान जब कुछ कहता है तो वो करता भी है। अरसलान ने सर्द लहजे में उसे बावर करवाया। पता नहीं क्यों, पर जब भी वो लड़की सारिम का जिक्र करती तो उसे शदीद कुफ्त होती थी। ओके सर, पलवशा ने कूदकर जवाब दिया और ऑफिस से बाहर निकल आई। पहले ही दिन वो बंदा लगातार उसकी 3 बार बेइज्जती कर चुका था। अब तो वो लाजमी ऐसा काम करके देगी कि वो उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। मिस अस्मारा, सर ने मुझे तुर्की वाले डेलीगेशन के बारे में रिपोर्ट बनाने को कहा है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। पलवशा की बात पर अस्मारा ने मुँह खोल कर उसे देखा। उसे अपने सर से ये उम्मीद नहीं थी। उसने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि पीछे से अरसलान अपने ऑफिस से निकल कर नमूदार हुआ
और सख्त नज़रों से उसे घूरता कुछ भी एक्स्ट्रा कहने से मना कर दिया। इन्फॉर्मेशन पेपर्स तो सारे स्टोर रूम में हैं और स्टोर रूम बेसमेंट में है, अस्मारा ने हमदर्दाना नज़रों से उसे घूरते हुए बताया। ओके थैंक्स। पलवशा ने उसका शुक्रिया अदा किया और लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। सर आपने अभी, अस्मारा ने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि अरसलान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया। मिस अस्मारा, मिस पलवशा से मैं कैसे डील करता हूँ, उन्हें क्या काम देता हूँ या उनसे कैसा सलूक करता हूँ, ये आपका हेडेक नहीं है। खुद को किसी भी तरह की इंटरफेरेंस से बाज रखेगा। यहाँ आपका लास्ट मंथ चल रहा है। उम्मीद है आप हैप्पी नोट पर फर्म को गुड बाय कहना चाहेंगी, ना कि किसी न्यू एम्प्लॉय और मेरे बीच में पढ़कर इस हैप्पी नोट को वर्स्ट नोट में बदलना चाहेंगे। गॉट दैट? जी सर। गुड फॉर यू। अरसलान ने उसे घूरा और वापस अपने ऑफिस में चला गया। बेसमेंट में जाने से पहले एक काम करती हूँ, फरी से मिल लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या कर रही है। पलवशा ने फरियाल के फ्लोर पर लिफ्ट रोकी और सीधा उसकी टेबल की जानिब बढ़ी। हाँ भाई, कैसा चल रहा है इधर सब? मुझे एक एक काम की डिटेल चाहिए, मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ। पलवशा ने फरियाल के सर पर पहुँचते रूप से कहा। ओहो मिस सेक्रेटरी को तो देखो। सच सच बताइए सेक्रेटरी साहिबा, आज ऑफिस देर से पहुँचने पर बॉस से आपकी कितनी सथरी हुई? फरियाल ने हंसी दबाते हुए उससे पूछा तो पलवशा की सारी शोखी हवा में उड़ी थी। दुर फुट्टे मुँह तेरा फरी की बच्ची, अच्छे खासे मूड की बैंड बजाना कोई तुझसे सीखे ना। पूछ बहन, उस सड़े हुए अड़ियल बेलगाम घोड़े ने जो मुझे सुनाई है ना, मैंने भी कसम खा ली है कि ऐसा काम अगर मैंने ना करके दिया कि उसने मेरी तारीफ़ की तो मेरा नाम भी पलवशा यूसुफ नहीं। पलवशा ने एक अज़्म से कहा था। ये चीज़ मेरे अजीज़, ऑल द बेस्ट। पलवशा के जोश पर फरियाल ने भी हंसते हुए उसकी पीठ थपकते उसे हिम्मत दी थी। सर बता रहे थे कि सारिम को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया गया था। वो मेरे मैसेजेस सीन नहीं कर रहा, तो उसके डिपार्टमेंट जाके देख कर आना प्लीज़ कि वो ऑफिस आया है या नहीं। मैं क्यों जाऊँ भाई, तुझसे नाराज़ है वो, तू जाकर देखा उसे, और अगर वो वहाँ तुझे मिल जाए तो लगे हाथों माजत करके मना लेना उसे। यार बहुत देर लग जाएगी, फिर हिटलर की काम में ताख़ीर हुई तो उसके पास मुझे जलील करने का एक और मौका आ जाएगा, और ऐसा मैं अब नहीं चाहती। तू जाना प्लीज़, मेरी बहन नहीं है। पलवशा ने अपना मसला बताते हुए फरियाल को मनाने की कोशिश की। अच्छा चल, 10 मिनट में मेरा ही काम हो जाएगा, फिर जाती हूँ देखने उसे। पलवशा की मिस्कीन शक्ल पर फरियाल को हमेशा की तरह तरस आ गया और वो फ़ौरन मान गई। हाँ, और देख, अगर वो तुझे मिले, तेरी उससे बात हो तो उसको कहना पलवशा बहुत उदास है, तुम उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, वो बहुत शर्मिंदा है। हाँ, बस यही एक काम रह गया ना मेरा, पैचअप ही कराती हूँ बस तुम दोनों के। हाँ ना, चल अब ज़्यादा नखरे ना कर। पलवशा ने फरियाल को घूरा तो वो अपना सर पीट कर रह गई। 1-2 मिनट फरियाल के पास मज़ीद गुजार कर वो बेसमेंट जाने के लिए लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। हेलो, हाँ ब्रो, वो मैंने तुझसे पूछना था कि ये जावी की डॉक्टर हरमाइनी कौन सा हॉस्पिटल में होती है, नाम क्या है उसका? मैं सोच रहा था कि आज उनसे जाकर मिल लूँ। खैरियत, कहीं उसको जावियान की मामी बनाने का ख्याल तो नहीं आ गया तुझे? शोज़ब वैसे तो संजीदा मिजाज का मालिक था, लेकिन ये खज़र और असल ही थे जिनके साथ कभी कभी वो कुछ हल्का फुल्का शौक हो जाता था। ना, डॉक्टर्स आर नॉट माई टाइप। मुझे उनसे मिलना है क्योंकि कल जावियान ने मुझसे फरमाइश की है उस डॉक्टर के साथ वंडरलैंड जाने की, और वो इतने प्यार से ज़िद कर रहा था कि मैं उनसे इनकार नहीं कर सका। मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर ठीक भी है या नहीं, और फिर उनसे पूछना भी है कि वो चलेंगी साथ या नहीं। मैं चाहता हूँ उस डॉक्टर के और जावियान के साथ तू, मैं या खिज़र में से कोई एक चला जाए, वरना फिर मरियम भाभी को भी भेज सकते हैं। अरसल ने उसको सारी बात से आगाह किया तो शोज़ब की नज़रों में उस मगरूर सी डॉक्टर का सरापा लहराया। मरियम भाभी से पूछ ले, अगर वो और इबाद दोनों चले जाएं तो अच्छा रहेगा। मुझे मरियम भाभी के साथ अकेले जावी को भेजना ठीक नहीं लग रहा, वो बहुत लापरवाह है। शोज़ब ने साफ गोई से कहा। कह तो तू ठीक है, फिर ऐसा करते हैं हम में से ही कोई एक साथ चला जाएगा, कुछ ही घंटों की तो बात है, जावी भी खुश हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं तो अभी हैदराबाद जा रहा हूँ काम से, मैं तुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। डॉक्टर जोया नाम था उसका। जाते हुए जावी को साथ ले जाना, वो उससे मिलकर खुश होगा। ओके ब्रो। अपने काम से फारिग होकर फरियाल ने सारिम के डिपार्टमेंट का रुख किया था। कैसे हो सारिम? फरियाल ने उसके करीब पहुंचकर पूछा। तुम्हारी बहन के होते हुए कैसा हो सकता हूँ? सारिम ने गहरी सांस लेते कहा। क्या तुम अब भी उससे नाराज़ हो? क्या नहीं होना चाहिए? सारिम ने फरियाल के सवाल के बदले में सवाल किया।
कम ऑन यार, वो बेहद शर्मिंदा है, तुमसे इतनी बार माफ़ी मांग चुकी है। और फिर अगर उसने सब कुछ बिगाड़ा था तो ठीक भी तो उसी ने किया ना। तुम्हारी जॉब वापस तुम्हें मिल गई है, अब तो माफ़ कर दो उसे। वो तुम्हारी नाराज़गी की वजह से बहुत अफसरदा है। उसके अफसरदा होने से फ़र्क नहीं पड़ता फरियाद, वो इतनी बड़ी होती जा रही है पर उसके अंदर अब भी मैच्योरिटी नहीं आई। सारा ख़ानदान उसकी ऐसी उटपटांग हरकतें जानता है। इस वजह से मैं अपनी मामा से उसके लिए बात तक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो ऐसी ना होती तो मैं कब का उन्हें पलवशा के लिए मना लेता। सारिम ने लिसानियत से फरियाल से कहा, जबकि फरियाल को उसकी एक बात बहुत चुभी थी, उसके अफसरदा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। सारिम के मुंह से हकीकत ही निकली थी। वो मोहब्बत का सिर्फ दावा करता था, लेकिन असल में सारिम हैदर मोहब्बत करना जानता ही नहीं था। उसने रिश्ते की बात पर अपनी बुज़दिली का इल्ज़ाम भी पलवशा पर डाल दिया कि वो ऐसी है इसलिए नहीं मना सकता। मोहब्बत तो कभी भी महबूब को बदलने का नहीं कहती। मोहब्बत तो वो होती है जो महबूब को उसकी खामियों खूबियों के साथ कबूल करे। पलवशा ने मोहब्बत के लिए बहुत गलत बंदा मुंतखब किया था। इस बात का फरियाल को काफ़ी वक्त से एहसास हो रहा था और वो इस वक्त को लेकर खौफज़दा हो रही थी जब पलवशा का अपनी मोहब्बत की वजह से दिल टूटता। वो कभी भी अपनी अजीज़ सरीम बहन को दिल टूटने के दुख से गुजरता हुआ नहीं देख सकती थी। काश पलवशा संभल जाए, काश उसके दिल से सारिम की मोहब्बत निकल जाए। फरियाल ने शिद्दत से अपनी दोस्त के लिए दुआ मांगी थी। उफ़, यहाँ कितना सन्नाटा है। अजीब, इतने बड़े ऑफिस में कितनी खौफनाक सी जगह है। लगता है हिटलर ने जानबूझकर मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं यहाँ इन फाइलों और डब्बों के ढेर तले गिर कर दबकर मर जाऊँ और उसका बदला पूरा हो जाए। बेसमेंट में स्टूल पर चढ़कर शेल्फ के ऊपर वाले कैबिनेट से फाइल्स निकालते हुए पलवशा मुसलसल बड़बड़ा रही थी। वो एक धान पान सी लड़की थी और उसने एक साथ बहुत सारी फाइल्स उठा लीं। जैसे ही वो स्टूल से नीचे उतरने के लिए झुकी, उसे अपने करीब एक साया सा महसूस हुआ और अगले ही पल वो ज़ोरदार चीखें मारने लगी। इस सारी बौखलाहट में उसका बैलेंस डगमगाया और उसने इतनी बुलंदी से नीचे गिरने का ख्याल आते ही ज़ोर से आंखें मीच लीं। लेकिन ये क्या, वो तो गिरी ही नहीं। पर वो तो खड़ी भी नहीं थी। अगर वो खड़ी भी नहीं थी, गिरी भी नहीं, तो क्या वो हवा में मौलक है? बल्कि नहीं, ओह नो, वो तो किसी जिन की गोद में है। आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बजाय इस जिन की गोद से उतरने के, वो ऐसे हालत में हल्के हल्के जिन को भगाने के लिए व्रत करना शुरू हो गई, जबकि जिन को शायद उसके व्रत की आवाज़ आ गई थी। तभी वो बोला, मिस पलवशा, आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? जिन के मुंह से अरसल की आवाज़ सुनकर पलवशा के रहे सहे औसान भी खता हो गए थे। वो बुरी तरह पैनिक होकर हड़बड़ाई और अपने साथ साथ अरसल को भी लिए ज़मीन पर गिर गई। हरमाइनी, ज़ोया अपने सामने बिस्तर पर लेटे मरीज़ की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी जब उसे अपनी पुछ से ये आवाज़ आती सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वही कल वाला क्यूट सा बच्चा ज़ावियान इस बार एक दूसरे मर्द के साथ खड़ा था। हेलो लिटिल बर्डी। ज़ोया ने रिपोर्ट्स नर्स को पकड़ाई और उसे दवाएं लिखकर ज़ावियान की जानिब आई। ओह हरमाइनी, आई एम नॉट लिटिल, आई एम बिग, ज़ावियान ने मुंह बनाकर कहा। ओके ओके, हेलो बिग बर्ड, कैसे हो आप? और आपकी चोट में पेन कैसा है? ज़ोया ने फ़ौरन से हंसते हुए तस्दीक की और ज़ावियान का हाल अहवाल पूछकर साथ ही उन दोनों को अपने रूम की तरफ चलने का इशारा किया। मैं तो अच्छा हूँ और पेन भी कम है। ये मेरे दूसरे चाचू हैं, खज़र चाचू। एंड खज़र चाचू, ये मेरी फ्रेंड है, मैजिकल हरमाइनी। ज़ावियान ने दोनों का तारुफ करवाया। हेलो डॉक्टर हरमाइनी, इट्स खज़र सुल्तान। खज़र ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड माई सेल्फ डॉक्टर ज़ोया। ज़ोया ने भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए उससे हाथ मिलाया था। न जाने क्यों, पर उस डॉक्टर के चेहरे पर पड़ने वाली डिम्पल से उसे कल ऑफिस में मिलने वाली लड़की फरियाल याद आ गई। उसकी भी मुस्कुराहट ऐसी ही थी या शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। खज़र ने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन फिर फ़ौरन ही अपना ध्यान ज़ावियान और ज़ोया पर कन्वर्ट किया था। डॉक्टर, आपने तो वाकई कोई जादू कर दिया है हमारे बच्चे पर। कल जब से हॉस्पिटल से गया है आपकी ही बातें किए जा रहा है और आज मिलने की ज़िद। सॉरी, आप मसरूफ़ होंगी और हम ऐसे ही मिलने आ गए, खज़र ने माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में कहा। अरे नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। ज़ावियान जब चाहे मुझसे मिलने आ सकता है। इनफैक्ट ही इज़ सो क्यूट। मैं खुद अभी थोड़ी देर पहले नर्स से उनको ही डिस्कस कर रही थी।
चाचू चाचू, हरमाइनी को वंडरलैंड वाली बात बोले ना। जावियान ने खिज़र की कान में घुसकर कहा तो खिज़र ने खसिया के ज़ोया को देखा। डॉक्टर ज़ोया, आई नो मैं बहुत ही अजीब बात करने जा रहा हूँ, बट एक्चुअली जावियान आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। आई नो आप बिज़ी होती होंगी एंड ऐसे हर किसी पेशेंट के साथ आप कहीं जाना भी सही नहीं समझती होंगी, बट द थिंग इज़ के जावियान फ़र्स्ट टाइम किसी से इतना जल्दी इस कदर अटैच हो गया है। आई मीन घर में इसकी मामी भी हैं, नानू भी हैं, पर ये अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद किसी भी फीमेल से अटैच नहीं हुआ। सिर्फ अपने एक मामू और हम 2 चाचों से ही क्लोज़ है। एंड वी वर रियली सरप्राइज लास्ट नाइट व्हेन जावियान वुड विश टू गो फॉर एन आउटिंग विद यू। खिज़र की इस लंबी चौड़ी तमहीद का मकसद ज़ोया की हरगिज़ समझ में ना आया था। वो नासमझी से उसे देखने लगी। बात यह है कि जावियान आपके साथ वंडरलैंड जाना चाहता है, ओनली और इफ़ यू एग्री, और अगर आपके पास वक्त हो तो। खिज़र ने जल्दी से मुद्दे की बात की। ज़ोया ने सोचते हुए कुछ कहना चाहा। प्लीज़ हरमाइनी प्लीज़, हम वहाँ राइड्स पर साथ जाएंगे। मैं आपको ढेर सारे टॉयज़ भी जीत कर दूंगा और हम पास्ता और आइसक्रीम भी खाएंगे। जावियान ने पूरी उम्मीद नज़रों से उसे देखते हुए मन्नत करने वाले अंदाज में कहा तो ज़ोया का दिल बेसाख्ता पिघल सा गया। एक्चुअली मैं सिर्फ सैटरडे को ही फ्री होती हूँ, तो हम सैटरडे को चलेंगे, जावियान फ़ौरन से बोला। ओके, ज़ोया ने उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुराकर कहा, बट ऑन वन कंडीशन, मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर्स भी जाएंगी, क्योंकि मुझे अकेले आउटिंग्स पर जाने की परमिशन नहीं है। ज़ोया ने खिज़र की तरफ देखते कहा। वाओ हरमाइनी, क्या आपकी सिस्टर्स को भी आपकी तरह मैजिक आता है? जावियान ने एक्साइटेड होकर पूछा। उन्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा मैजिक आता है, ज़ोया ने जावियान को शरारत से जवाब दिया। आई होप मेरी सिस्टर्स का आना बॉदर नहीं करेगा। नो, इट्स टोटली ओके एंड अंडरस्टैंडेबल। आप उन्हें भी ला सकती हैं, क्योंकि जावियान के साथ तो मैं होऊंगा ऑलरेडी, तो आपके साथ भी कोई हो तो अच्छा रहेगा। थैंक्स। तो फिर कमिंग सैटरडे वंडरलैंड, डन? जाविया ने जावियान के आगे हाथ करके पूछा तो उसने उसके हाथ पर ज़ोर से ताली मारकर डन कहा था। व्हाट द? अरसल ने बड़ी मुश्किल से खुद को कुछ गलत कहने से बाज रखा था। वो ऊपर बैठा काम कर रहा था जब उसे ऐसे ही पलवशा का ख्याल आ गया कि बेचारी अकेले बेसमेंट में डर ना रही हो। वो इतना भी बेरहम नहीं था। ये काम तो बस उसने पलवशा को सबक सिखाने के लिए दिया था। पलवशा पर रहम आते ही वो खुद बेसमेंट में आया ताकि उसको दिए गए काम से रोक दे। पर यहाँ आके पता चला कि मोहतरमा उसी की शान में कसीदा ख़्वानी कर रही थी। आह मम्मा, लग गई, पलवशा ने कराहते हुए कहा तो अरसलान होश में आके खड़ा हुआ था। मिस पलवशा, आपके पास दिमाग नमी कोई चीज़ है भी या नहीं? आप हर वक्त सेंसलेस हरकतें कर करके थकती नहीं है? और ये कौन से वीर थे जो आप मेरी गोद में गिरने की बात कर रही थी? दिमाग ठीक है आपका? अरसल बुरी तरह उस पर बरसा था। वो मैं समझी कि कोई जिन है तो जिन भगाने की तस्बीह पड़ रही थी, पलवशा ने डरते डरते बताया। जिन? सीरियसली? आर यू आउट ऑफ योर सेंस? उसकी बातें अरसल का गुस्सा बढ़ाती जा रही थीं। अब की बार वो बुरी तरह हो रहा था और उसकी आवाज़ पूरे बेसमेंट में गूंजी थी। जब ही खौफ से पलवशा की आंखें सुकड़ फैल गईं। अरसल ने गुस्से में पलवशा और अपने बीच का फासला 2 कदमों में समेटा तो पलवशा डर के 2 कदम पीछे हुई, लेकिन फिर एहसास हुआ कि पीछे दीवार है और वो मज़ीद पीछे नहीं हो सकती। अरसल ने उसके इर्द गिर्द दीवार पर अपने दोनों हाथ रखे, चेहरा ज़रा सा झुकाते अपने और उसके चेहरे के दरमियान इंच भर की दूरी रखी तो पलवशा की सांस सीने में कहीं अटक गई। या तो तुम हो ही इंतहाई स्टूपिड, या फिर तुम सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए डम एक्ट करती हो। आई एम टेलिंग यू मिस पलवशा यूसुफ, स्टॉप टेस्टिंग माई टेम्पर। मुझे इतना गुस्सा मत दिलाओ कि मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगा दूँ। अरसल की ज़ोमायने बात और उसकी नज़दीकी पर बेसाख्ता पलवशा की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू बड़ी तेज़ी से आंखों से होते हुए गालों तक आए और फिर उसके होठों के पास। अरसल की आंखों ने उन आंसुओं का सफ़र किया और फिर उसकी आंखें और पलवशा के आंसू वहीं ठहर गए। आंसुओं में रवानी आ रही थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बरसात शुरू हो चुकी थी, लेकिन अरसल की आंखें उसके लरस से गुलाबी होठों से हटने से इंकारी थीं। उसने अपनी लाइफ में पलवशा से ज़्यादा हसीन लड़कियां देखी थीं
उसकी एक्स की एक लंबी फहरिस्त थी और वो सब एक से बढ़कर एक हसीन थी। लेकिन इस वक्त उसको पलवशा यूसुफ दुनिया की हसीन तरीन लड़की लग रही थी। आधे खुले बाल जो कि गिरने की वजह से तकरीबन पूरे ही कैचर से आज़ाद हो चुके थे, रोने की वजह से भीगी गुलाबी आँखें, सुर्ख पड़ती नाक और उसके लरसे होठ जो कि बुरी तरह उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर पलवशा ने रोते रोते हिचकी ली और वो ज़ोर से रोने लगी और अरसल होश में आकर उससे दूर हुआ। अरसल के दूर होते ही पलवशा ने मुंह पर हाथ रखा और रोते हुए ज़मीन पर बैठती चली गई। अरसल ने अपने लबों को कुचलते हुए उसको इस तरह रोते देखा और पता नहीं क्यों पर उसको ऐसे देखकर तकलीफ़ हुई थी। कल वो लड़की उसकी आंखों में आंखें डाले उसे इतना सुना गई थी और आज वो उसके सामने ज़मीन पर बैठी रो रही थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। वो भी ज़मीन पर उसके पास बैठा और जेब से रुमाल निकालकर उसकी झोली में रखा। पलवशा ने रुमाल उठाकर अपने आंसू साफ किए जो फिर से निकल आए थे। मिस पलवशा, ऐसा भी क्या हुआ है जो आप इतना रोए चली जा रही हैं? प्लीज़ बस भी करें। जब उसे रोते हुए 10 मिनट गुजर गए और वो तब भी चुप ना हुई तो अरसल ने चिढ़कर बेजारी से कहा, आपने मुझे कितनी बुरी तरह डांटा है, किस कदर जंगलियों की तरह चिल्लाए हैं अभी मुझ पर, और तो और सुबह से बात बात पर मुझे जलील कर रहे हैं। फिर इस बकवास से स्टोर रूम में भेज दिया। ये इन सारे बड़े बड़े डब्बों को हिलाना मुझ जैसी नन्ही सी जान की बस की बात है? लड़के करते हैं ये काम, आपको कोई एहसास नहीं किसी का, बस हुक्म चलाने से मतलब रखते हैं। पलवशा रोते हुए उससे उसी की शिकायत कर रही थी और वो दम्मा खुद हुआ बस उसे देखे जा रहा था। कोई रोते हुए इतना प्यारा कैसे लग सकता है? अरसल ने बेसाख्ता खुद से सवाल किया। आई एम सॉरी। उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि कब ये जुमला उसके मुंह से निकला और पलवशा के आंसू थम गए। वो बेयकीनी से अपने सड़ियल खड़ूस बॉस को देखने लगी जिसने शायद ही कभी किसी से माजत की होगी। जी? उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई है तो उसने सवालिया अंदाज में उससे पूछा, आई एम सॉरी। अब की बार अरसल ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और उठ खड़े होते स्टोर रूम से बाहर की तरफ बढ़ गया। पलवशा अब भी बेयकीनी से उसकी पुश्त को तक रही थी। आपका काम हो गया था मैम? फरियाल ने फ़ोन खोलकर उस मैसेज को कोई 10वीं बार पढ़ा था। ये मैसेज उससे कल ही मौसूल हो गया था और उसे छूटते ही खबर हो गई थी कि ये खिज़र नहीं किया है, लेकिन अब तक उसे समझ नहीं आया था कि इस मैसेज के जवाब में क्या कहना मुनासिब होगा। जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस फेवर, मैं ये याद रखूँगी। बिलाखिर पलवशा ने रिप्लाई टाइप करके उसे भेज ही दिया। मैसेज अगले ही सेकंड सीन हुआ और टाइपिंग लिखा आने लगा। पलवशा ने बेचैनी से लब काटे थे। शुक्र आपने जवाब तो दिया, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा मैसेज अननोन नंबर समझकर बगैर पढ़े ही आप डिलीट कर देंगी। खिज़र का जवाब आया, नहीं ऐसी बात नहीं है। जी तो रीडर्स, ये था नॉवेल दिल तुम पे हारे का पार्ट 1। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। ये नॉवेल पिछले साल हमने ईद पर जो है वो स्टार्ट किया था अपने चैनल पर, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ये नॉवेल मुकम्मल नहीं हो पाया था। बट अब जो है इस नॉवेल को हम पार्ट्स में आप लोगों के लिए मुकम्मल अपलोड करेंगे। पार्ट 1 आज अपलोड हो चुका है, इस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए। आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम जल्दी ही फिर इसका लास्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तो जो है अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए और जो है ना इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये नॉवेल आप लोगों की बेहद फ़रमाइश पर हमने राइटर से मुकम्मल करवाया है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर आप इस पे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देंगे। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।